अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? चलें फिर कंटिन्यू करते हैं हम पार्ट 7। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आवान को जापान गए 1 हफ्ता हो चुका था। रूह के लिए ये हफ्ता बहुत भारी था। एक-एक लम्हा ठहर-ठहर कर गुज़रा था। उसने आवान से मोहब्बत नहीं की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलफ़ाम की बेतहाशा चाहतें उसको मोम ना कर सकी थी। गुलफ़ाम या आवान उसको किसी से मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ़ पैसे से मोहब्बत रखती थी। रातों-रात अमीर-तरीन बन जाने की चाह थी उसको और अपने इन ख्वाबों की ताबीर उसको आवान के ज़रिए पूरी होते हुए महसूस हो रही थी। और उसी ने ये सोच लिया था वो जल्द अज़ जल्द उससे कोर्ट मैरिज करके इस घर को छोड़ देगी। उसे ना इस घर से मोहब्बत थी और ना ही यहाँ बसने वाले अपनों से कोई उनसियत थी। वो गरीब और कदामत पसंद लोग थे। उसके दिल में खौफ था आमान वहाँ जाकर उसे भूल ना जाए। इसी वजह से वो उससे कोर्ट मैरिज करने पर राज़ी कर रही थी और वो राज़ी हो भी गया था मगर साहिर ने वहाँ टाँग अड़ा दी थी और वो उससे बहुत सारे वादे लेकर चला गया था। आपा, ये रुख क्यों दिन-ब-दिन गुमसुम रहने लगी है? क्या होता जा रहा है इसको? किचन में खाना बनाती सरिया ने फातिमा से कहा। वो दोनों कितनी देर से मारूफ को नीम के पेड़ के नीचे बैठे देख रही थी, जो गरम शॉल से बेनियाज कब से वहां बैठी थी। सरिया, तुम मेरी देवरानी बाद में हो, बहन पहले हो। मैं कहती हूँ जितना पढ़ना था इसने पढ़ लिया। मंगनी का ख्याल छोड़ो, हम शादी कर देते हैं इन दोनों की। मेरा दिल तो यही कहता है। आपा, मेरा भी यही ख्याल है, मगर गुलफाम कह रहा था उसकी नौकरी शिप पर लगने वाली है। वहाँ से बहुत अच्छी उसको तनख्वाह मिलेगी और वो चाहता है पहले वो किसी महंगे इलाके में बंगला लेगा, फिर गाड़ी सारी सहूलियात मिलने के बाद ही वो शादी करेगा। शिप पर वहाँ काम करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है सरिया। उनके लहजे में हैरत और खुशी थी। चुपके चुपके तैयारी करके इम्तिहान देकर आया है और मुझे भी कह रहा था मैं किसी को बताऊं नहीं, कैप्टन की वर्दी पहन कर आऊंगा, जब ही सबको खुशखबरी सुनाऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह जल्दी वो दिन लाए। मोहित के साथ वो राहिर के फ्लैट आया तो वो बंद मिला। उनको नाकाम होकर वापस आना पड़ा। तुगरुल का मूड बुरी तरह बिगड़ गया था। आई एम सॉरी यार, तुमको यहाँ एक के बाद एक टेंशन मिल रही है। मैं कहता हूँ इस सारे मामले को फैयाज मामू से अब छुपाना नहीं चाहिए। उनको मौका देकर सब समझा दो, फिर वो हमसे बेहतर फैसला करेंगे। मोहित ने एक कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए मशवरा दिया था। मुझे अंकल को बताना होता तो बहुत पहले उनको बता देता, मगर मैं नहीं चाहता उनको ऐसा ज़िल्लत आमेज़ सदमा मिले और वो किसी के आगे निगाहें उठाने के काबिल ना रहें। ये बात तो है, फैयाज़ मामू जैसा नफ़ीस और खुददार बंदा मैंने नहीं देखा, छोटे हों या बड़े, वो सबसे ही खुलूस व अपनाइयत से मिलते हैं। सबके साथ ले सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबकी फलाह व बहबूद के बारे में सोचते हैं, सबके ऐबों पर पर्दा डालते हैं और उनके अपने घर में अंधेरा फैल रहा है। ऑफ कोर्स यार, ये तुम परफेक्ट कह रहे हो और तुम फ़िक्र मत करो। आयज़ा जैसी लड़कियां सिर्फ एक बार मोहब्बत नहीं करती हैं, उनको जितनी बार मौका मिल जाए ये इसी तरह बिहेव करती हैं और जब शादी हो जाए तो सब भुलाकर मियाँ को प्यारी हो जाती हैं। मोहित के लहजे में तमस्कुर ज़दा सच्चाई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? वो जितनी क्रेजी हो गई है, मैं नहीं समझता कि वो उसको भूल सकेगी। मोहित, तुरुल को रत्ती भर यकीन न आया था कि उसने आयज़ा की दीवानगी देखी थी। अरे मेरे भाई, हमारे यहाँ की लड़कियां बेहद एडवांस हो गई हैं। मशरिकी रवायात को भूलकर मगरिबी अंदाज की तकलीद करने लगी हैं। और तुम तो जानते ही हो, मगरिबी अक़दार ने वहाँ की औरत से आज़ादी के नाम पर इज़्ज़त व वक़ार, अना व तकद्दुस सब छीन लिया है। यहाँ भी यही चलन फ़रोग़ पा रहा है। लड़कियां मंगनीशुदा होने के बाद भी बॉयफ्रेंड रखती हैं। फिर यही होता तो नहीं और सही, हम मुसलमान हैं, ये मुस्लिम मुआशरा है, हमारी रवायात नहीं है ये सब। छोड़ो यार, अंधों के शहर में आईना कोई नहीं खरीदेगा। तुम कभी फ़ाक़िर से मिले हो? बाई नेचर कैसा बंदा है वो? कई बार मिला हूँ, बहुत पुरखुलूस और रोब-दाब वाला बंदा है वो। आयज़ा को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेगा, तुम फ़िक्र मत करो। मोईद उसकी कैफ़ियत समझ रहा था। अच्छा बताओ, परी का क्या हाल है? ख़ासे दिनों से मुलाकात नहीं हुई है उससे। अब तो लड़ाई-शड़ाई नहीं हो रही है उससे तुम्हारी? उसने मुस्कुराते हुए मौज़ू बदल डाला था। वो अपनी नानू के यहाँ गई हुई है 2 दिन से। तुमसे लड़कर तो नहीं गई है? लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। परी के नाम पर उसके चेहरे पर रंग देखकर वो पूछने लगा था। जाकर मालूम कर लो उसी से, वैसे भी बहुत बड़े हिमायती हो उसके तुम। वो कॉफ़ी पीता हुआ इत्मीनान से गोया हुआ। वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें, वो शोख लहजे में गोया हुआ। ये हर वक्त लड़ना झगड़ना भी मोहब्बत ही की एक सूरत होती है। अच्छा, बहुत तजुर्बा है तुम्हें? जवाबन वो भी शोखी से इस्तफसार करने लगा था। मोहित हंस पड़ा। कह सकते हो तुम। रात गहरी हो रही है, उठ जाओ। अगर दादी जान तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गई होंगी तो परेशान हो जाएंगी। मुझे इस वक्त घर में दाखिल होते देखकर दोनों कॉफी शॉप से उठ गए थे।
وہ घर में दाखिल हुआ तो दादी अभी बेदार नहीं हुई थी। अलबत्ता उसके रूम वाली गैलरी में आदिला मौजूद थी। तुम इस वक्त? वो उसे देखकर गुस्से से बोला। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम सोती क्यों नहीं हो? तुगरुल भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे कल रात को आपके रूम में नहीं आना चाहिए था। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे। वो आहिस्तगी से कह रही थी। इट्स ओके, जाओ, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, मगर आइंदा ख्याल रखना मैं बार बार माफ नहीं करता। वो कहकर चला गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इस्लामाबाद में नानू के किसी करीबी अजीज की वफात हो गई थी। मरहूम खातून के खास रिश्तेदारी सफदर जमाल से भी थी। उनको फ्लाइट ना मिल सकी थी। उन्होंने कॉल करके मसना को जाने के लिए कहा था। अब वो दोनों परी की वजह से परेशान थी कि वो उनके साथ जाने को तैयार ना थी। परी, बेटा साथ चले ना, हम इसी हफ्ते में वापस आ जाएंगे। मसना ने इसरार किया। वो कई बार कह चुकी थी, मगर वो अजनबी लोगों में और वो भी ऐसी सोगवार फिजा में जाना नहीं चाहती थी। आप मेरी फिक्र ना करें मम्मी, मैं दादी जान के पास वापस चली जाऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। मगर आप तो यहाँ बहुत सारे दिन रहने आई थी। उसे महसूस हुआ मम्मी कहना चाह रही हैं तुम तो वहाँ किसी से लड़ कर आई थी और अब एक हफ्ते में ही वापस जा रही हो। सोचा हुआ कब पूरा होता है? सोचते तो हम बहुत कुछ हैं। मैं अक्सर सोचों में आपको और पापा को अपने साथ देखती हूँ। क्या ये सोच मेरी पूरी हो सकती है? नहीं ना। उन्होंने आगे बढ़कर उसको खुद से लिपटा लिया। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ परी। मैंने तुम्हें पैदा किया मगर हक अदा ना कर सकी। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि मुझे अदा करने नहीं दिया गया। मैंने ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। मैं आपको हर्ट नहीं कर रही हूँ मम्मा। मैं तो सिर्फ आपको अपना ख्वाब बताना चाह रही थी। अपनी तसव्वुराती दुनिया आपको दिखाना चाह रही थी जिसमें आप और पापा मेरे साथ हैं। वो दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, बेहद हसीन है। वो उनके सीने से लगी बेतहाशा रोते हुए कह रही थी। मत देखा करो ऐसे ख्वाब मेरी जान, जिनकी ताबीर में सिर्फ दुख ही दुख हो। मत सोचा करो इतना जो साइकी बना दे। इतनी सोच, इतनी हसासियत दिमाग पर बुरा असर डालती है मेरी जानिब। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के आंसू साफ कर रही थी। पर्दे के पीछे खड़ी इशरत जहां खुद को उनका मुजरिम समझ रही थी। दादी जान का आज सुबह से मूड खराब था। पहले मुलाजमा को खूब सुनाई, रूम की 2 मरतबा सफाई कराई है। फिर उसकी डस्टिंग पसंद नहीं आई, वॉशरूम का फर्श बार बार रगड़वाया। अब कपड़े धोने वाली की शामत आई हुई थी। आयजा ने लाउंज में आकर झटके से सोफे पर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा, वो नवाबजादी वहां जाकर बैठ गई है। उसको दादी का ख्याल नहीं आ रहा है और इधर ये उसकी याद में दूसरों पर बरस रही हैं। आदिला ने भी बेजारी से कहा, मेरा बस चले तो दादी को किसी ओल्ड हाउस छोड़कर आ जाऊं। अच्छा, और डैडी तुम्हें कहाँ छोड़कर आएंगे उसका पता है? और वो तुगरुल जो दादी का सबसे बड़ा चमचा है, वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा? तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक ही दम आदिला को तुगरुल का ख्याल आया तो वो घबरा कर बोली, मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ वो यहाँ से दफा हो जाएं तो अच्छा है। आए बड़े खुदाई फौजदार बनकर, तुम्हें तो जरा भी लिहाजो मुरव्वत नहीं आया आयसा। आदिला को तुगरुल के खिलाफ उसकी बदतमीजी जरा ना भाई थी। ना मालूम किस मिट्टी से बनी हो तुम। तुम्हारी कितनी बेइज्जती करके उसने बेडरूम से निकाला था और तुम फिर भी उसकी हिमायत ले रही हो। बहुत ही बेगैरत लड़की हो तुम। अरे जबान को लगाम दो लड़की। किस ठस्से से बड़ी बहन को बेगैरत कह रही हो तुम? यही तरबियत है हमारे घराने की। और आदिला ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम यूं मुंह फाड़ के उसको बेगैरती का ताना दे रही हो? वो आपस की तू मैं दादी को अंदर आते देख ना सकी थी, जिनके कानों में उनका आखिरी जुमला पड़ गया था। ओ दादी, मैं मजाक कर रही थी आदिला से। वो मुस्कुराती हुई बात बनाकर बोली, जी हाँ दादी, आयजा तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम लोग मजाक भी कितनी संजीदगी से करती हो। फिर मजाक ही सही, मगर तुमने बड़ी बहन को बेगैरत क्यों कहा? गलती हो गई दादी जान, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आयजा की जबान जो माँ और बहन के सामने बिना लिहाज के कैंची की तरह चलती थी, दादी के सामने वो बोल नहीं पा रही थी। बोल कर दिखाए, अपने हाथों से तुम्हारी जबान कुतर दूंगी कैंची से। लो भाई, लो भला, हमारे 7 पुश्तों में किसी ने ये लफ्ज अदा नहीं किया और ये जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश क्या लंबी जबानें करके बैठी हैं। बड़ों का कोई अदब ही नहीं है इनकी नजरों में। दादी जान, आप गुस्सा ना हो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप अपने कमरे में चलें। आयजा को उनसे जान छुड़ाने की एक यही तरकीब समझ आई। चाय मिजाज की तरह कड़वी कसेली नहीं बनाना आयजा, वो कहकर चली गई। और उनकी जान में जान आई कि उन्होंने पूरी बात सुन ली होती तो फिर क्या हाल होता उनका। तोरुल बेटा, आप फ्री हो क्या? वो ऑफिस से निकलने ही वाला था कि फैयाज साहब की कॉल आ गई थी। जी अंकल, ऑफिस से निकल रहा हूँ, कोई काम है? उसने चेयर से उठते हुए कहा था। जी, परी की कॉल आई है, वो घर आना चाहती है। शोफर मेरे साथ है। मैं कराची से बाहर हूँ, रात हो जाएगी वापसी पर। आप परी को पिक कर सकते हैं उसके नानू के घर से। श्योर अंकल। उसके वजी चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उठी थी। गुड, तो मोहतरमा वापस आ रही हैं। अंकल मैं घर ही जा रहा हूँ, पिक कर लूंगा परी को।
थैंक्स बेटा, आपको टाइम तो वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑफिस से बिल्कुल अपोजिट है, मगर ऐसी बात नहीं है अंकल, आप फिक्र मत करें, मैं जा रहा हूँ, ओके गुड बाय। सेल फोन उसने कोट की जेब में रखा था और बेहद मसरूर अंदाज में वहां से निकला था। कार के हॉर्न पर वो मसना और नानू से मिलकर बाहर आई तो कार के पास तुगरुल को देखकर उसके अब्रू तन गए। अस्सलाम वालेकुम, उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग लेते हुए शाइस्तगी से सलाम किया। शोफर कहाँ है, क्यों आए हैं आप, वो सर्द मेहरी से कह रही थी। अंकल कराची से बाहर हैं और शोफर उनके साथ हैं, अंकल ने ही कॉल की है मुझे तुम्हें यहाँ से पिक करने की। पापा को आपके अलावा कोई और नजर नहीं आता है जो हर बार आपको ही भेज देते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अंकल को कॉल मिला देता हूँ, अभी खुद मालूम कर लो उनसे, बता देंगे। उसने सेल फोन निकालते हुए भोलपन से कहा, रहने दीजिए। वो बैक डोर खोल कर बैठते हुए बोली, मालूम कर लो, अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी खासा बेएतबार सा बंदा हूँ आपकी निगाहों में। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं आपसे कोई बहस करना नहीं चाहती, मुझसे बहस में जीतना कोई आसान भी नहीं है, ये याद रखना। वो कार स्टार्ट करते हुए बोला। परी ने कोई जवाब नहीं दिया था, फिर कुछ देर तक उनके दरमियान खामोशी रही थी, जिसको तुगरुल ने ही तोड़ा था। तुमने सिर्फ एक वीकेंड गुजारा है अपनी नानू के यहाँ, मतलब? वो घुराई थी। समझा था रूठ कर गई हो, 5-6 साल से पहले वापस आने वाली नहीं हो, मगर तुम। मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, मेरे पापा का घर है वो। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो तो गोया आग बनी हुई थी। तुम्हारी नानू क्या तुम्हें करेले खिलाती रही हैं? तुगरुल की बात पर उसने उसे घूर कर देखा था। वो ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था, गो कि उसकी निगाहें विंड स्क्रीन पर मरकूज थीं। वो जानती थी कि वो उसे जिद कर रहा है। आइसक्रीम खाओगी? कुछ देर बाद उसने इस्तफसार किया। नहीं, उसने साफ साफ जवाब दिया। खा लो, तुम क्यों हर बात इनकार में करती हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल तो चाह रहा है, आप खा लें, मैंने आपको मना नहीं किया। तुम इस कद्र खुदगर्ज क्यों हो परी? हमेशा तुमको अपनी फिक्र होती है, तुम किसी और को कोई अहमियत नहीं देती। ये बात दुरुस्त नहीं। उसके लहजे में नरमी थी। ज़रूरी तो नहीं है, आप जो कहें वो मैं करूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, उसने नरमी से कहा। परी चुप ही रही थी, थोड़ी देर ही खामोशी बरकरार रह सकी थी। तुगरुल फिर बैक मिरर में उसके चेहरे को देखकर गोया हुआ। तुमने कहा था मेरी मौजूदगी में घर में नहीं आओगी। आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे जल्द ही कोई घर मिल जाए, मगर मिला नहीं। और तुम्हें अभी नामालूम कितने दिन मेरी मौजूदगी वहां बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मैंने चाहा हो वो ख्वाहिश पूरी हुई हो। मुझे आदत है अपनी अधूरी नामुकम्मल ख्वाहिशों के साथ जिंदगी गुजारने की। आप शर्मिंदा मत हो, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया था। उसके बेहद संजीदगी से दिए गए जवाब पर तुगरुल ने बैक मिरर पर वाजे उसके अक्स को देखा था। बेबी पिंक कलर के दुपट्टे में उसके चेहरे की शफाफ रंगत नुमाया थी। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, वो अपने हाथों की लकीरों की भूल-भुलैयों में उलझी हुई थी। इर्द-गिर्द से बेखबर, खुद से भी बेखबर एक उदास लड़की। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, सबाज छोटी बहन नुसरत के साथ लाउंज में दाखिल हुई थी। तारा, जो काउच पर आरामदेह हालत में नींद दराज टीवी पर कुकिंग शो देख रही थी, उनके बेवक्त आमद पर जज्बस अंदाज में उठकर बैठी थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर गोया हुई। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आ रही हो इस वक्त? घर से आ रहे हैं। सबात आपी ने मुझे कॉल किया और पूछा घर चल रही हो भाई के यहाँ, और बात जब मैके आने की हो तो कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती। आपी मुझे लेकर यहाँ आ गई। अच्छा हुआ तुम भी आ गई, आराम से बैठो, मैं मुलाजमा से कोल्ड ड्रिंक लाने का कहती हूँ। वो कहकर वहां से चली गई थी। भाभी हर वक्त कुकिंग शोज तो ऐसे देखती रहती हैं जैसे बड़ी ही बावर्चन बन गई हैं, और हकीकत में उनको अंडा भी ढंग से उबालना नहीं आता है। हर काम के लिए मुलाजिम रखे हुए हैं। हाँ, ये बात तो है, हमारे भाई की कमाई दिल खोल कर लुटा रही हैं। इस पर कोई मलाल भी नहीं, नुज़हत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अरे मलाल तो जब होगा ना, जिस वक्त कोई हिसाब किताब लेने वाला हो। यहाँ तो उनका ही राज है। फिर भाईजान के अलावा फाकिर की भी सैलरी अच्छी भली है, उनको किस बात की परवाह है? आप ही एक अंदाज से देखो तो अच्छा ही है, उसने सरगोशियाना अंदाज में उसकी जानिब कदरे झुक कर कहा था। किस अंदाज से भई? कल को हमारी आयजा इस घर में बहू बनकर आएगी तो वो भी ऐश करेगी, भाभी से ज्यादा ही, तुम देखना। ये तो है, मगर मुलाजिम तो मेरे घर में भी हैं, और मैं बच्चियों से काम करवाने की कायल नहीं हूँ। अम्मा जान की वजह से थोड़ा मामूली सा काम कर लेती हैं वो, वगरना मैंने शहजादियां बना कर रखा हुआ है। अच्छी बात है, मुलाजिम है, कल को भाभी ये ताना तो नहीं देंगी कि बाप के घर मुलाजिम नहीं थे, ससुराल में आकर देखे हैं। इसी दम बाहर से कदमों की चाप आई तो वो संभल कर बैठ गई। कोल्ड कॉफी बना कर ला रही है वो, मुझे याद आया तुम दोनों को कोल्ड कॉफी बेहद पसंद है। वो बैठते हुए गोया हुई। भाभी तुमको और भाई को फुर्सत ही नहीं मिलती मेरे घर आने की, अब तो डबल रिश्तेदारी हो गई है, तुम्हारा हक है। अरे हम तो कई बार प्रोग्राम बना चुके हैं तुम्हारे यहाँ आने का,
फिर आए क्यों नहीं? आयज़ा भी पूछती रहती है, अच्छा वो तो मेरी बेटी है, मुझे याद करेगी। और क्यों नहीं करेगी, बड़ी मोहब्बत और अरमानों से वो बहू बनकर इस घर में आएगी। फिर कब आ रही हो भाई को लेकर? बात ये है कि जब भी तुम्हारे घर आने का प्रोग्राम बनाते हैं, उस दिन तुम आ जाती हो। इसको कहते हैं दिल से दिल को राह, और हम अपना जाना मुलतवी कर देते हैं। उनके गहरे अंदाज पर वो तुनक कर गोया हुई थी। फिर तो आप आने से पहले फ़ोन कर लिया करें। चलो अच्छा है, ऐसा ही करूँगी अब। मैं देखती हूँ वो अभी तक कॉफ़ी लेकर क्यों नहीं आई। देखा तुमने नुज़हत किस तरह मीठी छुरी से वार करती हैं ये भाभी साहिबा। अब इनका मकसद है मैं भाई के यहाँ आना ही छोड़ दूँ। इनके जाते ही वो आग बबूला हुईं। अरे! क्यों खून जलाती हो आप ही? आइज़ा के आने के बाद इस घर के दरवाज़े आप पर हमेशा के लिए खुले रहेंगे। सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए खुल जाएँगे। वो कार से उतर कर आई तो शाम गहरी हो चुकी थी। माली लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। लॉन में रखी चेयर्स पर कोई ना था। तुगरुल गाड़ी पार्क कर रहा था। वो कार रुकते ही फुर्ती से निकल आई थी। तुगरुल ने उसके चेहरे पर वही बेताबी और बेकरारी देखी थी जो वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दादी के चेहरे पर देखता था। उन दोनों की दिली मोहब्बत को वो अब जान गया था। दादी जान हस्बे आदत जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। वो जाकर सलाम करती हुई उनसे लिपट गई। आ गई दादी बूढ़ी की याद तुमको, जो चली आई। उसकी पेशानी चूमती हुई वो गोया हुई। मैं भूलती ही कब हूँ आपको दादी जान। ये आप ही हैं जो एक बार भी मुझे याद नहीं करती। उसने उनके करीब बैठते हुए गिला किया। ये तो मैं जानूं या मेरा अल्लाह, तुम्हें याद करती हूँ या नहीं। अगर आप मुझे याद करती तो एक फोन तो कर सकती है ना दादी जान। क्या फ़ोन करने से ही मोहब्बत ज़ाहिर होती है परी? हाँ दादी जान, आपकी परी मोहब्बत की एक-एक बूँद के लिए तरसी हुई है। ना मालूम कैसी प्यास है ये जो बुझती ही नहीं है, वो अपनी सोच को लफ्ज़ों के पैराहन ना दे सकी थी। चल उठ कर वज़ू करके आ जा, मगरिब की अज़ान होने वाली है। नमाज़ के बाद मेरे लिए अपने हाथों से करेले कीमा बना दे। बहुत जी चाह रहा है मेरा, मैंने सबाहत से नहीं बनवाया। करेला कीमा का जो ज़ायक़ा तुम्हारे हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं। ये बात तो आपने 16:15 आने दुरुस्त की है दादी जान। वो उसका बैग लेकर अंदर आता हुआ संजीदगी से गोया हुआ। एक करेला नीम चढ़ा और दूसरा पारस के हाथ से पका। तुगरुल भाई, किसी ने आपको बकवास करने के लिए नहीं कहा है। वो दादी का ख्याल ना करके उससे गोया हुई। परी, ये क्या तरीका है बेटी? भाई भी कह रही हो और इस अंदाज में भाई से बात कर रही हो। दादी जान, इनको भी देखे ना आप, इनका जो दिल चाहता है कह देते हैं। तुम्हारे खाने पकाने की तारीफ ही कर रहा है बच्चा। ये बताओ किसके साथ आई हो? उन्होंने मौजू बदला। मैं लेकर आया हूँ। अंकल का फोन आया था मेरे पास। तुम्हारे रूप में फैयाज को एक बेटा मिल गया है। वो अपने दिल की बात तुमसे कर लेता है। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। ऑफ कोर्स दादी जान, वो खुद इतनी मोहब्बत करते हैं कि लोग उनसे खुद ही मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह मेरे बच्चे की परेशानियां दूर करे, वो बड़बड़ाई थी। आह्वान के जाने के बाद एक-एक दिन उसका इसी फ़िक्र में गुज़र रहा था। यही वसवसे उसको परेशान किए हुए थे, कहीं वो जापान से वापस ना आए या वो उसको भूलकर किसी और से दिल लगा बैठे। वो उसके ख्वाहिशों के शीश महल की इमारत ख्वाबों में ही मिस्मार हो जाए और वो जो इस घर से, इस माहौल से फ़रार होना चाहती थी, गुलफ़ाम की शरीके हयात बनकर हयात की रंगीनियों से दूर हो जाए। मुझे इस तरह घर में बैठकर वक़्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे आवान के दोस्त साहिर से मिलना चाहिए और उससे मुझे आवान के बारे में मालूम होगा और मैं बात भी कर सकूंगी। आवान ने मुझे साहिर के बंगले का एड्रेस दिया है। मुझे फौरन जाकर उससे मिलना चाहिए। उसके अंदर एक हलचल हुई थी। फातिमा, जो बेटी की कैफियत को बहुत हसास तरीके से महसूस कर रही थी, वो अभी कमरे में दाखिल हुई थी और खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेते हुई उसके करीब बैठ गई। अम्मी, कोई काम है मुझसे? वो चौंक कर गोया हुई। क्यों, माँ बेटी के पास किसी काम से ही आती है? वो उसकी तरफ देखते हुए सादगी से कह रही थी। फिर मैं तुमसे काम ही क्या कराती हूँ? आप लेट जाएं अम्मी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसको माँ की संजीदगी से खौफ आता था। उसको लगता था कि उसकी माँ की आंखें उसकी चोरी पकड़ लेंगी। उसके इरादे जान जाएंगी। एक खौफ दामनगीर था जो उनके करीब बैठने नहीं देता था। क्यों भागती हो मुझसे रूप? माँ हूं मैं तुम्हारी। उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाते हुए कहा। सारे दिन की थकी हुई हैं आप, आराम कर लें। नहीं थकी हुई मैं। घर का काम अपनों के लिए होता है और अपनों का ख्याल करके खुशी होती है। अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी, कुछ दिनों बाद जब तुम्हारी शादी कर दूंगी तब सब समझ जाओगी मेरी इन बातों को। उनकी बात पर उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था। शादी? अम्मी, अभी मेरे इम्तिहान होंगे, बहुत सा पढ़ना है मुझे, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इम्तिहान? उन्होंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। जिंदगी एक इम्तिहान ही तो है हमारी, जो जिंदगी के साथ ही खत्म होंगे। फिर तुम कई दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रही हो। अम्मी, छुट्टियां थी ना, कल जाना है कॉलेज। अब नहीं जाओगी तुम कॉलेज, रास नहीं आया है।
जब से कॉलेज गई हो बहुत अजीब और सबसे दूर हो गई हो। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं वैसी ही हूँ और भला सबसे दूर क्यों होंगी? आप तो मेरे अपने हैं। कुछ दिनों से मैं रातों को सुकून से सो नहीं पा रही हूँ, ना मालूम कैसे-कैसे ख्वाब नज़र आ रहे हैं मुझे। सारा-सारा दिन मैं अजीब-सी वहशत और परेशानी में मुब्तला रहती हूँ। अम्मी, आप काम भी तो बहुत करती हैं, कमज़ोरी हो गई है आपके अंदर। मैं आपके लिए ग्लूकोज़ मिलाकर लाती हूँ पानी में। वो उठते हुए बोली, रहने दो, रुख, मुझे ज़रूरत नहीं है ये ग्लूकोज़ से जाने वाली बीमारी नहीं है, ये तो कुछ और ही है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उनके अंदाज़ में उलझन थी। अम्मी, मैं इम्तिहान दूँगी, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, तो आपको इजाज़त देनी होगी। मत बहस करो मुझसे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इसमें भलाई नहीं है मेरी अम्मी, वो रुहासे लहजे में बोली। मुझे महसूस हो रहा है रुख, कहीं बहुत गलत कर रही हो तुम। वो उसकी जानिब देखते हुए मज़बूत लहजे में कह रही थी। उनके अंदाज़ पर वो लम्हे भर को निगाह ना उठा सकी थी। दिल सिमटने लगा था। तुम जब तक कॉलेज से नहीं आती हो, मेरी निगाहें दरवाज़े पर ही जमी रहती हैं। दिल में अजीब-अजीब ख़यालात उधम मचाते हैं। आपको मुझ पर एतमाद नहीं है अम्मी? एतमाद है तभी तुमको इतना पढ़ा रहे हैं, वरना तुम ये जानती हो हमारी कौम में लड़कियां प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ती और कम उम्री में ही बेटियों को रुखसत करने का रिवाज है। अगर तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश ना होती तुम्हें पढ़ाने की, तो मैं भी कब की तुमको गुलफाम की दुल्हन बना चुकी होती। वो दो टूक अंदाज में कह रही थी। गुलफाम के नाम पर उसका हल्क तक कड़वा हो गया था, मगर सामने उसकी माँ बैठी हुई थी और वो उसके एहसास को बखूबी जांच सकती थी। अंदर की पसंदीदगी को उसने बाहर नहीं आने दिया था और मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ अम्मी, आप और अब्बा खानदान से टक्कर लेकर मुझे आला तालीम दिला रहे हैं। ये सब जानते हुए मैं कोई गलत कदम कैसे उठा सकती हूँ? आपकी इज्जत का ख्याल मुझे सबसे ज्यादा है। उनका हाथ पकड़कर वो नम आंखों से गोया हुई थी। मैं तुम्हें इम्तिहान देने की इजाजत देती हूँ। तुम इम्तिहान दे लो, हमारी ये ख्वाहिश है तुम खानदान की लड़कियों के लिए अच्छी मिसाल बन जाओ। कल दूसरी लड़कियां भी तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाएं। मुज़ना वापस आ गई थी। डिनर के बाद वो अम्मा जान के कमरे में आ गई थी। तुगरुल और फैयाज के अलावा सब वहां मौजूद थे। अम्मा जान ने कहा, बहू बहुत दिल लग गया तुम्हारा वहां पर। खैरियत, अरसे बाद सबसे मिली होगी। उन्होंने पहल करते हुए बात की। अम्मा जान, एक तवील अरसे बाद सबसे मिली हूँ। सबने बहुत मोहब्बती ख्याल रखा। इतने दिन गुजरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ मुझे। भाभी, आपकी वजह से मैंने आयजा की मंगनी भी बेहद सादगी से की है। अब आप आ गई हैं तो बहुत धूमधाम से मंगनी करेंगे, सबाहत ने कहा। हाँ, हाँ क्यों नहीं, और जल्द ही फराज भी पाकिस्तान आने वाले हैं। उन्होंने करीब बैठी आयजा को शोक निगाहों से देखते हुए कहा था और आयजा मुस्कुरा रही थी। हम सब मिलकर धूमधाम से खुशियां मनाएंगे। एक जमाना गुजर गया, इस घर में खुशियां आए। अब मैं चाहती हूँ मरने से कब्ल अल्लाह मुझे मेरे बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे, सुरखरू होकर इस दुनिया से जाऊं। ये क्या कह रही हैं आप दादी जान? परी के चेहरे की रंगत बदली थी उनकी बात पर। अल्लाह आपका साया सदा हमारे सरों पर रखे। अम्मा, ऐसी बातें ना किया करें, जो हकीकत है उससे फरार किस तरह मुमकिन है? ऐसी खुशी के मौके पर आपने हमें दुखी कर दिया है दादी जान। आपसे ही तो इस घर की रौनक है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब खुश रहें। आपकी दुआओं के तुफैल हम सब खुश हैं। आप आराम करें अम्मा जान। मैं कुछ टाइम तुगरुल के पास गुजारूंगी। बहुत याद किया है मैंने उसको वहां पर, मगर फिक्र नहीं थी कि वो आपके पास है। मुझसे ज्यादा आप ख्याल रखती हैं। वो तुगरुल के रूम में आई तो वो नाइट ड्रेस पहनकर वॉशरूम से निकला था। उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, दादू ने बहुत याद किया था आपको। वहाँ सब लोग कैसे हैं मम्मी? इंजॉय किया आपने वहाँ? वो उनके करीब बैठता हुआ बोला, 15 साल बाद मिली हूँ सबसे, हाथों हाथ लिया। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें पार्टी ना हो। तभी खासी सेहतमंद दिखाई दे रही हैं। वो शोखी से गोया हुआ था। रियली बेटा, मैं फैटी हो गई हूँ? मुज़ना को फौरन ही अपने मोटापे की फिक्र हुई थी और वो हंस पड़ा। मैं मजाक कर रहा था मम्मी, आपको इस कदर अपनी स्मार्टनेस की फिक्र क्यों रहती है? आप थोड़ी सेहतमंद भी क्यूट लगेंगी। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, आपके डैडी को मोटी औरत अच्छी नहीं लगती। वो हंसकर गोया हुई थी। वहाँ मामू और ममानी ने आपकी कमी को बहुत महसूस किया, इसरार कर रही थी अगली दफा आपको जरूर लेकर आऊं। अभी तो मैं बेहद बिजी हूँ मम्मी, फैक्ट्रीज के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और एक पुरसुकून इलाके में मैंने रेजिडेंसी चूज कर ली है। कुछ चेंजिंग कंस्ट्रक्शन वहां भी होंगी, जो अनकरीब शुरू कराने वाला हूँ। आपने मुझे कॉल भी की थी कि अलहदा घर लेना चाह रहे हैं। अब माशाअल्लाह ले भी लिया है। कोई खास वजह है क्या घर लेने की? उसकी तरफ देखकर वो पुरतजस्सुस अंदाज में गोया हुई। घर तो लेना था ना मम्मी, उसने संजीदगी से कहा। हाँ, घर तो लेना था, मगर इतनी जल्दी क्यों किया आपने? यहाँ किसी ने बुरा बर्ताव किया है आपके साथ? वरना आपकी अम्मा के पास से जाने वाले नहीं थे। वो माँ थी और माँ से बढ़कर बच्चों के एहसासात को कौन समझ सकता है? वो फौरन ही उसका ज़हन खोजने लगी थी। नहीं मम्मी,
कौन करेगा भला इस तरह मेरे साथ बुरा बर्ताव? मैं दादी जान को साथ लेकर जाऊंगा यहाँ से। अभी आप उनसे जिक्र मत कीजिएगा, ख्वामख्वाह वो परेशान हो जाएंगी। वो क्या बताता, उनको परी के साथ होने वाली झड़प ने उसको संजीदगी से अलहदा घर लेने की तरगीब दिलाई थी। मैं तो खुद अभी साथ रहना चाहती हूँ, ऐसी कोई जल्दी नहीं है हमें दूर जाने की। फिर अभी सबात आएगा कि मंगनी करना चाह रही हैं। मेरी वजह से बेचारी अपनी सारी खुशियां दबाए बैठी हैं, फिर अभी बहुत से काम करने हैं। मम्मी आप परेशान मत हो, जब आपका हुक्म होगा हम तब वहां चलेंगे। और मैंने बताया ना, अभी वहां रिकंस्ट्रक्शन होगी, उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। मुझे समझ नहीं आती है, आपकी मसरूफियात दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि मुझे आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। फैयाज रूम में दाखिल हुए तो वो शिकायती लहजे में गोया हुई। फैयाज ने बेड पर दराज होते हुए कहा, बात? तुमको बात कहाँ करनी होती है? कोई नई ख्वाहिश पैदा हुई होगी तुम्हारे अंदर, कोई नई फरमाइश करनी होगी तुम्हें। वो आंखों पर हाथ रखकर नरमी से बोले, हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलते ही पूरी कर देते हैं गोया। कोई फरमाइश रद्द नहीं करते हैं जैसे। वो मुंह बनाकर गोया हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही पूरी करता हूँ, किसी और का नाम है तो बता दो मेरे अलावा। आपके अलावा कोई और पूरी भी क्यों करे? बाप हैं आप अपनी बेटियों के, उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां निभाने का आपका हक है फैयाज साहब। अब क्या करना चाहती हो तुम? किस बात का हंगामा है ये? अरे हंगामा आप कर रहे हैं या मैं? मेरी हर सीधी बात का आप उल्टा जवाब दे रहे हैं। फैयाज साहब का उखड़ा अंदाज उनको इस तरह लम्हे भर में आपे से बाहर कर दिया करता था, जिसकी वो कोई परवाह नहीं करते थे। प्लीज सोने दो मुझे, सारा दिन घर से बाहर वक्त गुजरता है और घर आकर भी आराम के बजाय तुम्हारी लंतरानियां सुननी पड़ती हैं। आपका तो हर दिन घर से बाहर गुजरता है। अब मुझे कोई बात करनी होगी तो मैं किससे करूं? खर्चा तो आप ही उठाएंगे ना? खर्चा? उन्होंने आंखों से हाथ हटाकर देखा था। ये अब कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा तुम निकाल कर बैठी हो? भाभी मरी से आ गई हैं, अब फाकिर को भी हम अंगूठी पहनाने जाएंगे या नहीं? उनके बिगड़े तेवर सबाहत के मिजाज दुरुस्त कर गए। उनकी तरफ देखकर वो आहिस्तगी से गोया हुई। फिल वक्त मैं किसी भी चोंचलों को बर्दाश्त करने के मूड और पोजीशन में नहीं हूँ। अपनी इन ख्वाहिशात को अभी अंदर ही रखो तो बेहतर है। आप तो कभी भी मेरी बात को समझने की कोशिश करते ही नहीं है, हर वक्त बेजार दिखाई देते हैं हम माँ बेटियों से। मैंने भाभी जान से कह दिया है, क्या जवाब दूंगी उनको? वो बुरी तरह बौखला कर रह गई थी। हर बात को क्यों इस तरह सर पर सवार कर लेती हो? जरूरी तो नहीं है जो तुम चाहो वो फौरन ही हो जाए। कुछ सब्र बर्दाश्त से भी काम लेना पड़ता है। हमेशा जल्दबाजी से काम लेती हो। आपकी इज्जत की बात है, भाभी क्या सोचेंगी? भाभी को मैं जानता हूँ, वो बहुत समझदार औरत है, वो ख्याल नहीं करेंगी। मेरे अलावा आपको दुनिया की हर औरत समझदार दिखाई देती है। सारी बुराइयां तो मुझ में ही हैं। जब बदगुमानी की धूप में पलकर शक के कांटे लहू में चुभते हैं, तो मोहब्बत के गुलाबी मौसम सर्द रंग में बदलते हैं। कड़वी हो जाती है मोहब्बत भी और नसीब भी झुलसते हैं। फिर पशेमानी के घने जंगल में हाथ अपने प्रेमी मलते हैं। आरजुओं के फूल मुरझाते हैं, गम की कलियों से भर सा जाता है घर आंगन दिल का गुलशन तह चिलमन। वैन से उतरकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ एड्रेस एक बार फिर देखा था और मुतमईन होकर तीन तलवार के अक्ब में चल पड़ी थी। और कुछ दूर जाकर उसके सपने का जहां फैला हुआ था, साफ शिफाफ स्याह सड़कें थीं और सड़कों पर रवां दवां खूबसूरत गाड़ियां थीं। वसीओ अरीज बंगलोज थे, जिनके आगे खूबसूरत सर सब्सो शादाब लॉन बने हुए थे। एक पुरसुकून खामोशी थी यहाँ, इतने बड़े बड़े बंगलों से कोई आवाज ही ना उभर रही थी। उसे याद आने लगा अपना मोहल्ला और मोहल्ले से मुल्हका इलाके, जहां हर वक्त ही बेहंगम शोर रहता था। और उसके घर में भी खामोशी न थी। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? वो सोचों में गुम किसी लम्हे साहिर के बंगले के करीब पहुंच गई थी। उसको मालूम ही ना हो सका था, चौकीदार की करारी आवाज पर वो चौंक कर होश में आई थी। साहिर साहब हैं, उनसे मिलना है मुझे। ठहरो आप इधर ही, साहब से मालूम करके आता हूँ। क्या नाम है आपका? माहरूफ, वो एतमाद से बोली थी और चौकीदार गेट बंद करके वापस अंदर चला गया था। चौकीदार की इस हरकत पर उसको बड़ी कोफ्त हुई थी। कुछ देर बाद गेट खुला था और चौकीदार से पहले साहिर का चेहरा नजर आया था। हेलो, आई एम सॉरी, तशरीफ लाइए। मैंने वॉचमैन को बेहद डांटा है कि वो आपको इस तरह गेट से बाहर क्यों छोड़कर आया है। उसने अंदर आते ही माजरती अंदाज में कहा था और वो मुस्कुरा कर गोया हुई थी। अरे आपने क्यों खामोखा इस बेचारे को डांटा है? ये तो उसकी ड्यूटी है, सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ता है। आप तो हमारी ऑनरेबल गेस्ट हैं, आपकी शान में ये गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। वो उसे लेकर अंदर आ गया था और वहां की खूबसूरती ने उसको अजहद मुतासिर किया था। मौसम अच्छा है, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगी, यहाँ लॉन में या अंदर लिविंग रूम में?
लॉन में ही बैठेंगे अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को एतराज ना हो तो। वो तकल्लुफ़ ज़दा लहजे में बोली थी। यहाँ मेरे अलावा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। वो मुस्कुराकर शाइस्तगी से गोया हुआ था। यहाँ आप तन्हा रहते हैं इतने बड़े घर में? उसको सख्त हैरानी हुई थी। रहता भी कहाँ हूँ, आना-जाना लगा रहता है। साल में 1 बार आता हूँ मैं, यहाँ चंद दिनों के लिए। वो चेयर्स पर बैठ चुके थे। फिर आपके जाने के बाद यहाँ कौन रहता है? क्या आप इसको रेंट पर दे देते हैं? उसने मुस्कुराकर उसके हैरान और तअज्जुब ज़दा चेहरे को देखा और कहा, रेंट पर नहीं देता, नौकर हिफाजत करते हैं यहाँ की। फिर फ़ायदा ही क्या है आपको ये इतना बड़ा घर रखने का जब साल में सिर्फ़ 2 हफ़्ते यहाँ रहना हो तो? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये बंगला सेल कर दें और खुद आकर किसी होटल में ठहर जाया करें? इस तरह आपके लाखों रुपए बचेंगे। मशवरा तो आपका ज़बरदस्त है, लेकिन मेरी आदत है, मुझे फुल लग्ज़रीज़ घर अच्छे लगते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत और वसीं मेरे दूसरे शहरों में बंगले हैं और उनमें मैं साल में 1 बार भी नहीं जाता हूँ, शॉर्ट टाइम की वजह से। ये आदत नहीं आपका क्रेज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा शौक है आपका? वो उसकी बातों से सख्त मुतहय्यर थी। हम एक नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे डैड अपने डैड के इकलौते बेटे थे। सारी दौलत व जायदाद उनके हिस्से में आई थी। अब मैं अपने डैड की इकलौती औलाद हूँ, तो सब मेरा ही है और उसको मैं अपने तरीके और शौक से यूज़ करता हूँ। फिर मेरा बिज़नेस भी सेटल है। आपके वालिदैन आपके साथ नहीं हैं, वो अमेरिका में सेटल हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक मुलाजिम लेमन स्क्वैश के ग्लास सर्व करके चला गया था। वो उसकी शानदार रिहाइश और बातों से बड़ी हद तक मरूब हो गई थी, फौरी तौर पर पूछना भूल गई थी। आवान के मुताल्लिक फिर याद आने पर गोया हुई थी। आवान ने मुझसे कहा था जब भी आपसे कहूँ आप मेरा राब्ता उससे करा देंगे। मैं आज आपके पास इसीलिए आई हूँ, आप मेरी उससे बात करा दें। श्योर, श्योर मैं ज़रूर आपकी उससे बात करा देता लेकिन वो कहते-कहते रुक गया, वो घबरा कर उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ? आवान खैरियत से तो है ना? वो खैरियत से है, आप परेशान मत हो, स्क्वैश पिएँ। वो उसको परेशान देखकर दिलासा देने वाले अंदाज में बोला। 1 माह हो चुका है आमान को गए हुए और उसका आपसे राब्ता भी नहीं है। आप तो परेशान हो गई हैं, आमान को मालूम होगा तो मेरी जान ले लेगा कि मैंने आपको परेशान किया है। चलें आएँ, हम बाहर चलते हैं, डिनर भी बाहर करेंगे। ग्लास टेबल पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। रुक उसकी अधूरी बात से वसवसों का शिकार हो गई थी। बाहर कहाँ जाएँगे? मैं मम्मी से कॉलेज का बहाना करके बाहर निकली हूँ। मुझे टाइम पर घर पहुँचना होगा। मम्मी-डैडी आजकल मेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं उनसे बहाने बना-बना कर तंग आ चुकी हूँ। इधर आमान सारे वादे भुलाकर बैठ गया है। डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। शायद वो मिसप्लेस हो गया है, इसलिए उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उसने कॉल की, मैं सबसे पहले आपसे ही राब्ता करूँगा। फिर चौंक कर पूछा, मैं आपसे किस तरह राब्ता करूँगा? मेरे पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और ना ही एड्रेस है। अगले हफ्ते मैं आपसे खुद मालूम करूँगी। तुमने कहा था दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। तुम हर हाल में मुझसे मिलने आओगी। फिर अब क्या हुआ? तुम मेरे बिना आराम से रह रही हो। राहिल सेल पर आयज़ा से गुफ्तगू कर रहा था। तुमने भी कहा था इस दुनिया के रहमो करम पर तुम मुझको नहीं छोड़ोगे। कहाँ गए तुम्हारे वादे? अगर तुमको मुझसे इतनी मोहब्बत है, तो यहाँ से आकर ले जाओ मुझे। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने को। वो भी बिन जल मछली की तरह तड़प कर रो रही थी। मैंने तो बहुत ट्राई की है तुम्हें साथ ले जाने की, मगर तुम्हारा वो कज़िन हर बार आकर मेरा रास्ता खराब कर देता है। उसकी आवाज़ में नफ़रत की फुनकारें थीं। वो हमारे रास्ते की रुकावट है, तुम उसको रास्ते से हटा सकते हो? अगर तुम कहो तो। वो मानी ख़ेज़ लहज़े में बोला, पहली फुर्सत में ये काम करो। वो रास्ते से हट जाएगा तो खुद ब खुद हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। खाने की टेबल पर सबाहत मौजूद नहीं थी। गुज़श्ता 2 दिनों से वो टेबल पर नहीं आ रही थी। फैयाज़ साहब ने सख्ती से इनकार कर दिया था। वो अभी मंगनी करने की पोज़ीशन में नहीं है। हमेशा की तरह उन्होंने इस इनकार को अपनी अना का मसला बनाकर कमरे में खुद को बंद कर लिया था। घर के बाकी अफ़राद उनकी इस आदत से वाकिफ़ थे। मुज़ना और तोरुल की गैर मौजूदगी में उनको मनाने की सही की गई थी और वो नहीं मानी थी। खाने के बाद तन्हाई में उन्होंने फैयाज़ को कमरे में बुलाया था। जी अम्मा जी, आपने याद किया मुझे? वो उनके कदमों के पास बैठते हुए इस्तफ़सार करने लगे। हाँ बेटा, मैं पहले तुमसे मामला मालूम करना चाहती हूँ, फिर सबाहत से बात करूँगी। तुम दोनों के दरमियान हुआ क्या है? वही पुरानी बात है अम्मा। वो हर बार ज़िद करके बैठ जाती है। उसने कभी मेरी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। उसको सिर्फ़ अपनी नमूदो-नुमाइश की फ़िक्र रहती है। उनके अंदाज़ में बेहद मलाल और उदासी थी। उसको मेरे कमज़ोर बिज़नेस की ख़बर है, मेरी परेशानियों को वो जानती है, इसके बावजूद वो अपनी ख्वाहिशों को नहीं रोकती। तुम फ़िक्र मत करो, मैं समझाऊँगी उसको, बीवी मर्द की दुख-सुख की साथी है, ख़ाविंद के माल की बीवी निगरान है। उसका फ़र्ज़ है माल की हिफ़ाज़त करना और ख़ाविंद की ख़िदमत करना। अम्मा जान वो मेरे बच्चों की माँ तो बन गई है, मगर मुझे वो दिल से अपना नहीं सकी। हमारे दरमियान आज तक एक खलीज रही है।
کاروبار کی دیگرگوں حالت اور بے تحاشا لیا گیا قرض ان کو پہلے ہی فکر و انتشار میں مبتلا کر چکا تھا، اور اس پر مستزاد سبات کا تعاون نہ کرنا اور بڑھ چڑھ کر شاہ خرچیوں نے ان کو اس حد تک مضطرب کر دیا تھا کہ وہ اپنا دکھ اماں جان سے کہہ بیٹھے تھے۔ بیٹا، انہوں نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے پوچھا، سبات کو تم کہہ رہے ہو اس نے تم کو دل سے نہیں اپنایا، مگر تم پوری سچائی سے بتاؤ، تم نے اس کو دل سے اپنایا ہے؟ اس سے وہ محبت کی ہے جو مسنا سے کی تھی؟ اس کو دل میں وہ جگہ دی ہے جو مسنا کو دی تھی؟ ان کے چہرے پر دھواں سا پھیل گیا تھا اور وہ مضطرب ہو گئے تھے۔ اماں جان، یہاں مسنا کا ذکر کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس لیے میرے بچے، وہ برسوں پہلے اس گھر سے جانے کے باوجود بھی تمہارے اور سبات کے درمیان موجود ہے۔ ان کی جانب دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولی، تم آج بھی اس کو نہیں بھلا سکے ہو، اور عورت دوسری عورت کے وجود کو فوراً محسوس کر لیتی ہے، جس طرح سباہت نے محسوس کیا ہے۔ تم اپنے تعلق کو ایمانداری سے نبھاؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے تعلق کو ایمانداری سے ہی نبھا رہا ہوں اماں جان، مگر وہ خود مسنا کے سحر سے نہیں نکلتی ہے۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ عائزہ کی منگنی پھر دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہے اور میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو لے کر وہ ہنگامہ کیے بیٹھی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ بھابھی جان، آپ نہیں جانتی فیاض کے مزاج کو۔ مزنا نے ان دونوں کے درمیان بڑھتے کھچاؤ کو محسوس کر کے سبات سے حقیقت معلوم کرنی چاہی، تو وہ دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں فیاض کے مزاج کو، وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا حساس دل رکھنے والا شخص ہے۔ ٹھنڈا مزاج؟ ہوں، میرے سامنے تو وہ ہمیشہ ہی آگ اگلتے ہیں، ان کے منہ سے لفظ نہیں انگارے نکلتے ہیں۔ نہیں سباہت، ایسا نہیں ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے بھابھی جان، وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بے شک تم ان باتوں کو دل سے نہیں لگاؤ، میاں بیوی میں ایسے جھگڑے چھوٹی موٹی باتوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ میاں اور بیوی، وہ منہ بنا کر گویا ہوئی، وہ آج تک اس کمینی مسنا کو کہاں بھولے ہیں بھابھی؟ اس گھر سے وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں موجود ہے۔ جاہل عورتوں کی طرح وہ ہاتھ لہرا کر گویا ہوئی تھی۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ میں نام کے لیے ہی صحیح مگر ان کی بیوی ہوں، اور مجھے معلوم ہے آج بھی اس کے خیالوں میں گم رہتے ہیں۔ سباہت، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اور جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو ماں کو بہت احتیاط اور صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس مقام پر جب تم بچیوں کے رشتے کر رہی ہو تو ایسی باتیں ذرا بھی بہتر نہیں ہیں، ان سے ان کے مستقبل پر اثر پڑے گا۔ ارے بھائی واہ، ساری ذمہ داری صرف ماں کی ہوتی ہے، باپ کو کوئی خیال نہیں کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک محدود سوچ کی مالک تھی۔ باپ کیا ذمہ داریاں کم اٹھاتے ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آپ کو تو فراز بھائی نے پلکوں پر رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا جانیں گی میرا دکھ کہ میرا شوہر آج تک اس عورت کے عشق میں مبتلا ہے جو اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ چلو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ دیکھو، ایک عورت ہی دوسری عورت کا خیال نکال سکتی ہے مرد کے دل سے، اور تم تو فیاض پر شک کر کے تانے دے دے کر اس کو بدزن کر چکی ہو خود سے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ایک ایسے شخص کے آگے تم بار بار اس عورت کا نام لوگی جس سے وہ محبت کرتا ہو، وہ اس کو کس طرح بھولے گا؟ وہ اس کو طلاق بھی تو دے چکے ہیں۔ یہ میں جانتی ہوں۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ بولی، فیاض نے مسنا کو ڈائیورس گھر والوں کے پریشرائز کرنے پر دی تھی۔ اس کی خواہش نہ تھی تو وہ کون سا طلاق کو دل کا روگ لگا کر بیٹھ گئی تھی؟ اس نے بھی تو فوراً ہی شادی کر لی۔ بات ساری یہ ہے کہ جب دو محبت کرنے والے نفرت کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے جنون میں جتنا ان کو گرنا ہوتا ہے وہ گر جاتے ہیں۔ پھر فیاض کو تو اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ اس سے نفرت کرنے کے بجائے ابھی تک، پلیز سبات، بار بار یہ بات مت کرو، یہ وہ راستہ ہے جن پر پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ بھابھی میں کیا کروں؟ وہ ان کے شانے سے لگ گئی تھی۔ میں فیاض سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے، تبھی تو تم یہاں ہو۔ عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے تبھی تو اس کا گھر اور بچے سنبھالتی ہے، مگر صرف محبت کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ تم نے فیاض سے محبت کی ہے، بلکہ کرتی ہو، اب اس کو سمجھو بھی، اس کے مزاج و عادات کو جانو، اور اس کے مزاج میں خود کو ڈھال لو، جب ہی محبت کامیاب ہوتی ہے۔ تمہارے امتحان ہونے والے ہیں اور تم کتابیں لے کر تو کبھی یاد کرنے بیٹھتی نہیں ہو۔ وہ بیٹھی مووی میگزین پڑھ رہی تھی جب گلفام وہاں آ کر بولا، اور اس نے نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری طرح رٹو توتا نہیں ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہوں اپنے کالج کی۔ ایک نظر کتاب دیکھتی ہوں اور سب یاد ہو جاتا ہے، اس نے فقریہ انداز میں کہا۔ یہ بات تو ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورتی اور ذہانت بڑی دی ہے، وہ محبت سے بولا تھا، اور تمہیں سیاہی دل کھول کر دی ہے سیاہ فام، وہ اسے دیکھ کر کھلکھلائی تھی۔ اگر سیاہی نہ ہوتی تو روشنی کو کون اہمیت دیتا؟ تمہاری اور میری جوڑی سیاہ رات اور اجلے دن جیسی ہوگی۔ تمہاری اور میری جوڑی، اس حسرت میں مر جاؤ گے تم، میں تمہاری نہیں ہونے والی۔
क्या सोच रही हो? वो उसको खामोश देखकर बोला, कुछ नहीं। तुम्हारे इम्तिहान खत्म होते ही अम्मी और अब्बू तुमको बहू बनाकर ले जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। दुनिया भर की खुशियां उसके सांवले चेहरे पर जगमगा रही थी। अच्छा, कहाँ लेकर जाओगे मुझे दुल्हन बनाकर? एक लम्हे को तो वो उसकी बेबाकी पर चुप रह गया था, फिर खुद पर काबू पाकर मुस्कुराकर गोया हुआ। अब्बू हमारे लिए एक शानदार कमरा बनाने का कह रहे थे। इस हफ्ते में ही काम शुरू हो जाएगा और हमारी शादी तक सब तैयारी हो जाएगी। कमरा? उसकी निगाह में कतार दर कतार वसीअ अरीज वो तमाम बंगले घूम गए थे और साथ ही तामीर होने वाला वो कमरा, जो उसका मूड ही नहीं चेहरे के जाविये भी बिगाड़ गया था। क्या हुआ? तुम एकदम खामोश क्यों हो गई? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। मुजना से मिलने आसिफा और आमिरा आई थी। वो सब लाउंज में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। परी मुलाजमा के हमरा उन सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। सबात का दिल नामालूम फैयाज की तरफ से साफ हुआ था या नहीं, लेकिन मुजना के समझाने के बाद वो अपनी नाराजगी भूलकर उन लोगों में बैठी खुशगवार मूड के साथ गुफ्तगू कर रही थी। परी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर मोईद और तुगरुल को सर्व करने आई। वो टेरेस पर बैठे हुए थे। डियर कजिन, तुम ईद का चांद हो गई हो। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है मोहित भाई? उसने दोनों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के बाद कहा। हम तो मुहर्रम का चांद है सिस्टर। तुम तो भाभी के चांद होगे, मुहर्रम के चांद क्यों होने लगे? बैठो ना, कहाँ जा रही हो? वो उसको जाते देख कर गोया हुआ। मुझे अभी किचन देखना है। अच्छा ये बताएं क्या खाएंगे? जो तुम अपने हाथों से बेहतरीन डिश बनाती हो वही खिला दो। करेले कीमा इनके हाथ से बहुत बेहतरीन बनता है। वो उसकी तरफ देखकर शोक लहजे में बोला। करेले की माँ? वो मुताज्जिब हुआ। दादी जान बेहद तारीफ करती हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तोरुल भाई। हाँ दुरुस्त कह रही हो परी। ऐसा करो चिकन चाउमीन बना लो। ठीक है, वो जाते हुए बोली। मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझसे नहीं पूछोगी? वो मुस्कुराहट दबाकर गोया हुआ। आप मेहमान नहीं हैं, सिर्फ मेहमानों से ही पूछा जाता है। आपकी पसंद की चाइनीज बिरयानी और दम के कबाब पहले ही दादी तैयार करने का हुक्म दे चुकी हैं। वो कहकर जा चुकी थी और वो हंस पड़ा था। हर वक्त इस लड़की की नाक पर गुस्सा रहता है। यार तुम जिद भी तो बहुत करते हो उसको। और तुम जैसे लोग जब तक मुंह की ना खा लें खामोश भी नहीं होते। जो लोग बिलावजह चिढ़ते हैं उनको चिढ़ाने में मजा आता है। मैं तो तुमसे कुछ और ही तवक्को करके बैठा था। वो बहुत धीमे लहजे में बोला था। तुम तो सीरियस हो गए हो, क्या बात है? वो चौंक कर मुतवज्जो हुआ था। कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक पीकर उठता हुआ बोला। क्या बात है यार? तुम कहते हुए क्यों रुक गए? कहूंगा अभी नहीं, वक्त आने पर। समझो अभी वो वक्त आ गया। वो उसके करीब चला आया था। नहीं, मैंने कहा ना, अभी हम इस टॉपिक पर बात ना ही करें तो बेहतर है। वो संजीदा था। तुम्हें मेरी दोस्ती पर एतबार नहीं है? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते कि कोई बात शेयर करो मुझसे? वो उससे ज्यादा संजीदा हो गया था। तुम पर यकीन है और तुम्हारी दोस्ती पर, तभी तो। फिर कह दो ना जो कहना है। मैं चाहता हूँ तुम परी को अपना जीवन साथी बना लो। उसने गोया एक धमाका किया था। व्हाट? लम्हे भर को वो समझ ही ना सका था। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है। फैमिली में कोई भी उसको अपनाने को तैयार नहीं है। हमारी माओ की नापसंदीदगी की वजह से अगर कोई जबरदस्ती करता भी है तो परी को कोई मुकाम कभी भी ना मिल सकेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो शॉक्ड था। उसकी बात पर ऐसा कब सोचा था उसने? उसके वहमो गुमान में भी ना था वो ऐसा कहेगा। सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है अभी। मेरे करियर का आगाज हुआ है, पूरी फ्यूचर प्लानिंग है मेरे सामने यार। तो क्या हुआ? मैंने कहा ना तुम सोचो अभी से। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। मैंने किसी भी लड़की को आइडियलाइज नहीं किया है। अभी मेरे सामने सिर्फ मेरा फ्यूचर है। वो तजब्जुब का शिकार था। यही तो कह रहा हूँ मेरी जान। तुम सोच लो, किसी को मत बताना, आंटी अंकल और नानी जान के अलावा। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता। फिर ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके दो टूक अंदाज ने वादे कर दिया था। वो परी से ये ताल्लुक कायम करना नहीं चाहता। मोहित ने फिर कुछ नहीं कहा। वो दोनों खामोशी से वहां से चले गए और परी जो मोहित को बुलाने आई थी अपने जिक्र पर खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो पिलर के दूसरी तरफ चली गई थी। उसका चेहरा धुआं धुआं था। वो कब चाहती थी उस शख्स ये हो जाए जिसने उसको कदम कदम पर तंग किया था। अगर कोई उससे भी तुगरुल के लिए पूछता वो फौरी इनकार कर देती। मगर इस वक्त तुगरुल से इनकार सुनकर वो कमाएगी का शिकार हो गई थी। अपनी जात बेहद अर्जा लग रही थी उसे। ठुकराना और ठुकरा दिया जाना, इन एहसासात में बहुत फर्क था। पहल जिसके हिस्से में आती है वो सुरखरू हो जाता है, जीत जाता है। और शिकस्त खाने वाला, जो खुद भी उसको शिकस्त देने की तमन्ना रखता हो, अगर शिकस्त खाए तो टूट जाता है, बिखर जाता है। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। वो कमरे में आकर भागकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी और फिर बेसाख्ता पानी के साथ उसने भी आंसू बहाए थे। ना मालूम कितनी देर तक वो रोती रही थी।
बाहर से दरवाजा धड़धड़ाए जाने पर वो हवासों में लौटी थी और टॉवल से मुंह साफ करती बाहर आई थी। तुम्हें क्या हुआ? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, और तुम यहाँ घुसी बैठी हो। दादी ने उसे देखते ही कहा। आप तो इस तरह ढूंढने लगती है जैसे मैं गुम हो जाऊंगी। वो तौलिया बाहर गैलरी में स्टैंड पर डालकर आते हुए बोली। पहले ये बताओ क्यों रोई हो? मैं क्यों रोऊंगी दादी? ये चेहरा कैसा सुर्ख हो रहा है तुम्हारा? ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है। वो निगाहें चुराती बेड पर बैठ गई। क्यों हो गया सर में दर्द? अभी ठीक ठाक थी। वो एकदम फिक्रमंद हो गई थी। बस ऐसे ही हो गया। दर्द भी कभी बताकर होता है। खाना भी नहीं खाया तुमने, सब चले गए, मुजना भी सोने चली गई और तुम्हारा कोई पता ही ना था। खाना तो मैंने लगवा दिया था दादी जान। तो फिर खाया नहीं? क्या ज्यादा सर में दर्द हो रहा है? तुगरुल से कहती हूँ डॉक्टर के पास ले चलेगा। उसको गुमसुम देखकर उनकी ममता फड़फड़ाई थी। मैंने गोली खा ली है, ठीक हो जाएगा अभी कुछ देर में। अच्छा, आज काम भी तो बहुत करना पड़ा है तुम्हें, थक गई हो। चलो सो जाओ, मैं नमाज अदा कराऊं ईशा की। बड़ी शफकत से वो कुछ देर उसका सर दबाती रही। वो आंखें बंद करके लेट गई। तुम दोनों का एक ही मिजाज हो गया है, ना तुगरुल ने खाना खाया है ना तुमने। अजीब लोग हो तुम दोनों। तबीयत ठीक है आपकी बेटा? मुजना उसके पास आई थी। वो लॉन में बैठा था। यस मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराया। फिर खाना क्यों नहीं खाया है? मूड ही नहीं हो रहा था, और आप जानती हैं कि मैं मूड से ही हर काम करता हूँ। जानती हूँ, लेकिन आपके डैडी को ये सब पसंद नहीं है। वो अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और मैं देख रही हूँ इन चंद दिनों में आपके मैनर्स खत्म हो रहे हैं। वो नरम लहजे में सरजनिश कर रही थी। सॉरी मम्मी, कभी कभी ऐसा चलता है, कभी भी नहीं चलता है। आपके डैडी आने वाले हैं, और उनके आने से पहले आप सब याद कर लें तो बेहतर है। ओके मम्मी, थैंक्स, आप फिक्र मत करें। वो समझा कर चली गई थी, और वो फिर से मोहित की बातों में गुम होने लगा था। उसने मोहित को दो टूक जवाब दे दिया था, मगर खुद को फिर भी शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मोहित को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तुमने किसी लड़की को आइडियल नहीं बनाया, मगर तुम्हारी फ्रेंड्स तो बेशुमार लड़कियां रही हैं। परी के जिक्र पर तुम्हारा इस तरह मुतरद्दिद हो जाना क्या मायने रखता है? तुम उसको पसंद नहीं करते? उसके अंदर सवाल उभरा था। नहीं करते तो क्यों करते हो? जब तुम्हारा आइडियल कोई लड़की नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर लड़की किसी खसूसियत की हामिल नहीं है, तो फिर परी ही क्यों वो लड़की नहीं हो सकती जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन सके? लाइफ पार्टनर, और वो भी परी जो एक निगाह मुझ पर इनायत की डालने पर रजामंद नहीं है, जो बात भी करती है तो लगता है अंगारे चबा रही है। वो सोचों में गुम था जब फैयाज साहब की कार अंदर दाखिल हुई थी, और वो उतरकर उसकी तरफ चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो उठ खड़ा हुआ था। एनी प्रॉब्लम? आप अभी तक जाग रहे हैं? वो करीब आकर फिक्रमंद से गोया हुए थे। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा वॉक कर ली जाए। नींद क्यों नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको मुतमईन करके अपने कमरे में चला आया था, और फिर सारी रात सोते जागते सपनों में गुजरी थी। सर का भारीपन दूसरे दिन भी दूर नहीं हुआ था। वो खामोशी से अपने काम करती रही थी। दादू ने भी कई बार डॉक्टर के पास जाने का कहा, और जब वो नहीं मानी तो चुप होकर बैठ गई थी। परी, क्या हुआ? मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? आदिला से रहा ना गया था। वो कुछ नहीं बोली थी। तोरुल भाई से लड़ाई हो गई है क्या? वो भी तुम्हारी तरह मूड ऑफ करके घूम रहे हैं। उनका मुझसे क्या ताल्लुक? तुम क्यों मेरा नाम उनके साथ लेती हो? तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? वो शदीद गुस्से से उससे बोली थी। मेरा दिमाग क्यों चलेगा? जो सही है वो बोल रही हूँ मैं। हमारे सामने तुम दोनों लड़ने का ड्रामा करते हो, वैसे एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हो और समझते हो किसी को मालूम नहीं है। वो जल कर बोली थी, और इसी दम कदमों की चाप उभरी थी। उन दोनों ने ही चौंक कर देखा था। तुगरुल ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट में अंदर आया था। तुम ठीक कह रही हो आदिला, अब तुमको हमारी निगरानी की जहमत उठानी नहीं पड़ेगी। मैं पारस को प्रपोज कर रहा हूँ। तुगरुल की आवाज इस खामोश माहौल में किसी धमाके की तरह गूंज उठी थी। वो दोनों उसकी तरफ देखती रह गई थी, और वो बड़े इत्मीनान से खड़ा परी की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर तेजी से सुर्खी फैल रही थी। आंखों में नागवारी फैलती जा रही थी। उसने हाथ में पकड़ा वाइपर दूर फेंका था। आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको मालूम है? हाँ, मगर ये बकवास नहीं है, मेरे दिल की बात है। वो उसी तरह ही इत्मीनान से बोला, जबकि वहां मौजूद आदिला कई लम्हों तक गुमसुम खड़ी रही थी। उसके दिल में तुगरुल की बात ने आग सी लगा दी थी। उसने उसकी बेरुखी और सरमहरी को बावजूद अपने ख्याल में उसको बसाया था, और वो बड़े फख्र से उसके सामने उस लड़की को प्रपोज कर रहा था जो उससे सख्त बेजार थी, नफरत करती थी। पूरा किचन गोल गोल घूमने लगा था उसकी नजरों के सामने, और वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से चली गई थी। दिल के बाद वो उसकी तरफ देखती हुई इस्तेहजाइया लहजे में गोया हुई थी। उसके चेहरे पर अजियत सी थी। मोहित भाई ने आपको फोर्स किया और आप तैयार हो गए तरस खाकर मुझसे शादी करने के लिए? उसकी आवाज दुख के साथ साथ गम और गुस्से से लरज रही थी। व्हाट?
उसके मुंह से निकलने वाली सच्चाई ने लम्हे भर को तोरल के हवास गुम कर दिए थे कि वो सोच भी नहीं सकता था परी वो बात जानती है जो उन दोनों के अलावा किसी को भी मालूम ना थी। वो दम बखुद सा खड़ा रह गया था। ये तुम क्या कह रही हो? चंद लम्हे लगे थे उसे खुद पर काबू पाने में। मैं भला तुमसे क्यों तरस खाकर शादी करूंगा? तुम में तरस खाने वाली कौन सी एबनॉर्मेलिटी है पारस? मुझ में ऐसी स्पेशलिटी भी नहीं है जिससे इंस्पायर होकर आप शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। उसकी बात पर तुगरुल के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मैं सीरियस हूँ तुगरुल भाई। उसकी मुस्कुराहट चिढ़ाने लगी थी। मैं भी सीरियस हूँ पारस। मुझे नहीं मालूम था तुमने हमारी बातें सुन ली हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ। जब मोहित ने मुझे कहा कि तुमको प्रपोज करूं तो उस वक्त मैंने उसे इनकार कर दिया था जिसकी वजह ये थी कि मैं अभी अपने बिजनेस में उलझा हुआ हूँ। दरअसल मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता था। डैडी की सपोर्ट नहीं लेना चाहता मैं। आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसकी बात कतः करके गोया हुई। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी ये याद रखिएगा। तुम्हारी कहीं कमिटमेंट है? वो खासा संजीदा था। मैं बताना जरूरी नहीं समझती लेकिन ये याद रखिएगा मैं ऐसे किसी भी शख्स से शादी नहीं करूंगी जो तरस खाकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करे। वो कहकर चली गई और वो बड़बड़ाने लगा। तरस खाकर किसी की मदद तो की जा सकती है मगर शादी नहीं की जा सकती है। आदिला को हसद की अनदेखी आग ने अपने लपेट में ले लिया था। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर लेट कर रोने लगी। रोते हैं छम छम नैन उजड़ गया चैन दे देख लिया तेरा प्यार हाय देख लिया। आयजा जो उस कमरे में मौजूद थी जब खासी देर तक उसने आदिला को इसी अंदाज में रोते हुए देखा तो वो गुनगुनाने लगी थी। तुम भौंकना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयजा की इस्तेहजाइया गुनगुनाहट ने उसको तड़प कर उठने पर मजबूर कर दिया था। हा हा हा, तुमसे बुरा अब भी कोई नहीं है माई सिस्टर। कैसी बहन हो तुम आयजा? अपनी बहन को रोते हुए देखकर तुम खुश हो रही हो, हंस रही हो। तो क्या करूं? तुमने कब मुझे अपनी बहन समझा है? हमेशा मेरे खिलाफ रही हो। मेरी परेशानियों पर खुश होती रही हो। आयजा उसके करीब बैठकर संजीदगी से गोया हुई। तुम्हारी हरकतें भी ऐसी हैं। एक लड़के के चक्कर में तुम हम सब से बागी हो चुकी हो। मोहब्बत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम क्यों रो रही हो? वो उसकी आंखों में देखती गोया हुई। तो गुरु की मोहब्बत में? तुम उस घटिया शख्स की मोहब्बत में मत रो। उसके बेडरूम में जाकर उसको लुभाने की सही करो वगैरह वगैरह ये सब काम तुम्हारे जायज हैं। आयजा चुप हो जाओ। मेरे जख्मों पर नमक पाशी मत करो। मैं पहले ही अजियत में मुब्तला हूँ। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। आयजा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। क्या बात हुई है? तुम बेहद अपसेट लग रही हो। वो कुछ देर तक आयजा के शाने से लगकर रोती रही और वो उसको बड़े प्यार से थपकती रही। फिर जैसे जैसे उसको सुकून मिलता रहा वो खामोश हो गई। क्या हुआ आदिला? क्यों रो रही थी तुम? तुम जानती हो ना कि मैं तोरुल से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना चाहती हूँ। मैं उसको उस वक्त से चाहती हूँ जब वो पाकिस्तान आया भी नहीं था। हाँ मालूम है मुझे, जानती हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो तुम बिल्कुल ही हौसला हार बैठी हो? उसने परी को प्रपोज किया है, उस परी को जो उसको जूती की नोक पर रखती है। एक टके की इज्जत नहीं है जिसकी निगाहों में तोरुल की। वो उसको चाहता है, उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। वो कहती चली गई। इस वक्त उसको आयजा ही अपने जले हुए दिल पर मरहम रखने वाली मसीहा लग रही थी। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा एक दिन। तुगरुल को तुम नेक नहीं समझो। ना मालूम क्या क्या गुल खिला कर आया है ऑस्ट्रेलिया में। अपने मुल्क में आकर सभी नेको पारसा बन जाते हैं और यहाँ आकर दूसरों पर अंगुश्ते नुमाई करते हैं। अब क्या होगा ऐसा? उन दोनों की शादी हो जाएगी और मैं मुंह तकती रह जाऊंगी। आदिला के अंदाज में बेचैनी थी जबकि आयजा किसी गहरी सोच में गुम थी। शदीद सर्दी में वो गर्म शॉल से बेनियाज बालकनी में चकराती फिर रही थी। बार बार उसकी निगाहें सहन के उस हिस्से में बने कमरे की तरफ उठ रही थी। वो कमरा चंद दिनों कबल ही तैयार हुआ था और बिलाशुबा वो इस घर के दूसरे कमरों में बहुत खूबसूरत और जदीद दौर के तकाजों से मुजयन था। गुलफाम ने इस कमरे को महल बनाने में कोई कसर ना छोड़ी थी मगर मारूफ के ख्वाबों की परवाज बहुत बुलंदी पर थी। वो कमरा उसके ख्वाबों की गर्द भी नहीं पा सकता था जिसको उसकी माँ और चची दिन में कई कई बार देखती थी और उसके नसीब पर रश्क करती थी। अब घर में उसकी और गुलफाम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। जैसे जैसे तैयारियां जोर पकड़ रही थी उसका दिल बेचैन होने लगा था। ख्वाबों की तितलियां मुट्ठी से निकलने को थीं, ख्वाहिशों के गुलाब खिलने से कब्ल ही मुरझाने को थे। आवान से राब्ता होने की कोई सबील दिखाई ना दे रही थी। साहिर से वो कई बार मिल चुकी थी। हर बार यही मायूस कन जवाब सुनने को मिलता था कि अभी राब्ता नहीं हो पा रहा। इस बार वो मिली तो साहिर ने परेशान और रोते हुए देखकर कहा था कि वो 2-3 दिन में अपने फ्रेंड्स के जरिए आवान का पता मालूम करवाएगा।
और उसे कंफर्म रिपोर्ट देगा। 2-3 दिन गुजर चुके थे और उसको मौका नहीं मिल रहा था वो साहिर से जाकर मालूम करे कि आवान के बारे में उसको मालूमात मिली या नहीं। रुख, इतनी सर्दी में तुम बगैर शाल और स्वेटर के यहाँ मौजूद हो, क्या हुआ है? क्यों इस कदर परेशान दिखाई दे रही हो? गुलफाम के भारी लहजे में बेहद मोहब्बत और तफक्कुर था। उसकी आवाज पर वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकली थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? उसने अपनी गर्म शॉल उसके सर पर उड़ाते हुए इस्तफसार किया। कितनी खूबसूरत आवाज है तुम्हारी। काश इतने खूबसूरत तुम खुद भी होते तो मैं शायद दौलत की चाह ना करती और खुशी से तुम्हारी हो जाती। ये हसीन हमसफर का साथ दिल को बड़ा सुकून देता है। मुझे हुस्न और हसीन चेहरों से बड़ी मोहब्बत है, मगर अफसोस तुम्हारे पास ना सूरत है और ना दौलत, सिर्फ मोहब्बत है, और मोहब्बत से ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। उसने सोचते हुए गहरी सांस ली और गोया हुई। तुमको मालूम नहीं स्याफाम, इस घर में मुझ पर पहरे लगने लगे हैं। मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है रुख? कौन कैद करेगा तुमको यहाँ? मेरी अम्मी, और कौन? उनको ही मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं रुख, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ताई जान तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, भरोसा करती हैं। वो मुस्कुराकर पूरे एतमाद लहजे में गोया हुआ था। तुमको क्या मालूम, तुम तो आराम से घर से निकल जाते हो। वो शॉल को अपने गिर्द लपेटती हुई बोली। उसके अमल को गुलफाम ने बड़ी पसंदीदगी से देखा था। ये ठंडक उसे बड़ी पुरकैफ हिद्दत में बदलती हुई महसूस हुई थी। आजकल मैं तुम्हारे लिए फोन लगवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तुम चाहती हो ना घर में फोन हो? बस समझो 10-15 दिनों में फोन भी लग जाएगा घर में। 10-15 दिन? वो बेपरवाही से मुंह बिगाड़ कर गोया हुई। और गुलफाम बेचैन हो गया। क्या हुआ तुम्हें? खुशी नहीं हुई? मैं तो सोच रहा था तुम बेहद खुश होगी यह खुशखबरी सुनकर। खुश हूं, मगर असल खुशी इस वक्त होगी जब अम्मी मुझे अपनी दोस्तों से मिलने की इजाजत देंगी। तुम्हारी एक भी दोस्त इस घर में नहीं आई, फिर तुम क्यों मिलती हो ऐसी दोस्तों से जो तुम्हारे घर आना पसंद नहीं करती हैं? छोड़ो इन बातों को, प्लीज अम्मी से इजाजत ले दो ना। गरम आग बरसाते हुए मौसम ने बड़ी दुआओं के बाद करवट बदली थी। गर्मी, हबस और घुटन में अब आलूद मौसम ने जान सी डाल दी थी। शोलों की तरह लपकती हवाओं में कदरे ठंडक आ गई थी, जिसमें कभी कभार हल्की फुल्की पड़ती फुहार सुकून देने लगती थी। आज भी मौसम सुहाना था। इन सब के साथ दादी जान भी लॉन में आ बैठी थी। चाय के साथ समोसे और पकौड़े मौजूद थे। आज तो बारिश होगी अम्मा जान, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। मुजना ने गहरे बादलों की जानिब इशारा करते हुए कहा था। वो लोग तो गुज़श्ता 2 हफ्तों से पेशन गोई कर रहे हैं, मगर बारिश नहीं हो रही है। बादल आते हैं और बिन बरसे चले जाते हैं। दादी जान यूं कहना ठेंगा दिखाकर चले जाते हैं। आयजा मुस्कुरा कर गोया हुई थी। इसमें बादलों का क्या कसूर बच्ची? सारा कसूर तो हमारे आमालों का है। जैसे आमाल हैं वैसे ही हालात हमारा मुकद्दर बन रहे हैं। वो एक आह भर कर दुखी अंदाज में गोया हुई। बात कोई भी हो दादी जान, आप आमालों का जिक्र लेकर बैठ जाती हैं। आदिला ने खासे बाअदब अंदाज में तीखा सवाल कर डाला था। पहले तो उन्होंने तेज निगाह उस पर डाली थी, फिर गोया हुई थी। हमारी जिंदगी का दारोमदार ईमान और आमाल पर है। हम अपनी तरफ नहीं देखते, अपने अमाल का जायजा नहीं लेते कि हम कितनी नेकियां कर रहे हैं, कितने गुनाह हमसे सरजद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि हम गुनाह और नेकी की तमीज खो बैठे हैं। अम्मा जान, खुदा गवाह है, हम तो हत्तल इम्कान गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह बचाए, ये दौर तो बेहद खराब है। सबाहत दबे दबे लहजे में गोया हुई। मैं सोचती और लरज़ जाती हूँ, शर्म से पानी पानी होने को दिल करता है जब तारीख हमें बताती है मुख्तलिफ अक़वाम पर नाज़िल होने वाले अज़ाबों के बारे में, कि कौन सी कौम किन आमाल के सबब सज़ा में गिरफ्तार हुई। तो मैं अपने हाल को देखती हूँ और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है कि कल हम भी तारीख का हिस्सा बनेंगे। तो अंगुश्त नुमाई सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों की तरफ नहीं उठाई जाएगी, बल्कि हमें भी कहा जाएगा कि हम ऐसे बदआमाल और गुनाहगार लोग थे कि जिनकी बदआमालियों के बायस उन पर ऐसे सख्त दिल और बेमहर हुक्मरान मुसल्लत किए गए थे। दादी जान के चेहरे पर आंसुओं की लड़ियां बह निकली थी। आदिला अपनी बात का ये रद्द अमल देखकर भौचक्का रह गई थी। ठीक कह रही हैं अम्मा आप। हम दर हकीकत गुनाह और नेकी का फर्क भूलते जा रहे हैं और तनजुली का शिकार होते जा रहे हैं। मुजना ने अफसुर्दा लहजे में कहा। माहौल में एक बेमानी सी खामोशी तारी हो गई थी, जिसको सबाहत की चौंका देने वाली आवाज ने मखदोश किया था। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा जान, आपको और भाभी जान आपको भी। आदिला के इशारा करने पर मानीखेज लहजे में गोया हुई। किस बात की मुबारकबाद बहू? अम्मा को उनका अंदाज चौंका गया था। यकीनन कोई अच्छी बात हुई है, मुजना मुस्कुरा कर बोली। हैरत की बात है अम्मा, ये आप मुझसे पूछ रही हैं।
क्या आपको तुगरुल और परी ने नहीं बताया? वो खासे ड्रामाई अंदाज में महवे गुफ्तगू थी। बहू, ये क्या पहेलियां बूझ रही हो? जो बात है साफ साफ कहो, ऐसी क्या बात है जिस पर तुम हमसे कसौटी खेल रही हो? उनके बारोब अंदाज पर वो चौंक कर सीधी हुई थी। तुगरुल ने परी को प्रपोज किया है, वो मुजना की तरफ देखती हुई कांटदार लहजे में गोया हुई थी। अरे, ये कब हुआ? मुझे तो खबर नहीं है, तुमने कहाँ से सुन लिया? सबाहत और आदिला को उनकी खुशगवार हैरत देखकर दुख और गम का झटका सा लगा था। वो सोच रही थी अम्मा जान को शायद ही अफसोस हो कि उनके लाडले ने उनको बताने की जहमत भी गवारा ना की, मगर सबाहत किस तरह वो सब बर्दाश्त कर सकती थी। ये सब उनकी सोचों के बरअक्स हुआ था और उनके अंदर हसद और रश्क की आग ज्यादा भड़कने लगी थी। उसी दम चाय की ट्रे उठाए परी भी वहां आ गई थी। सबाहत ने चुपते लहजे में परी से कहा, परी, तुमने अम्मा जान को भी नहीं बताया, इतनी बड़ी बात हजम किए बैठी हो। मैं और तुम्हारे पापा इस काबिल नहीं थे तुम्हारी नजर में, तो कम से कम अपनी दादी को तो बता सकती थी कि तुमको तुगरुल ने प्रपोज किया है, शादी करना चाहता है वो तुमसे। मुजना आगे बढ़कर उसके हाथों से अगर चाय की ट्रे पकड़ ना लेती तो वो जमीन बोस हो चुकी होती। इस बात को वो याद रखना भी नहीं चाहती थी जिसका वो प्रोपेगेंडा किए बैठी थी। तुम माँ हो, बस माँ बनकर रहो। थानेदारनी बनने की कतई जरूरत नहीं है तुम्हें सबाहत। अगर तुगरुल ने परी से शादी की ख्वाहिश की है तो कोई गुनाह नहीं किया है। हमारा मजहब इजाजत देता है मर्द और औरत को अपनी पसंद से शादी करने की। ये इजाजत घर वालों को नहीं है कि उनको भी बताया जाए। ऐसी भी बेहयाई नहीं हुई है कि सीधे सीधे लड़का लड़की एक दूसरे से ईजाबो कबूल करने लगे। मारे गमो गुस्से के सबाहत चीखने चिल्लाने लगी थी, जबकि मुजना बिल्कुल खामोश बैठी थी। परी की रंगत सफेद पड़ गई थी। ये तो वही बात हो गई, लड़का लड़की राजी। बस अब बहुत बोल चुकी हो तुम। राई का पहाड़ बनाना तुम्हारी पुरानी आदत है। कितनी बार समझाया है, बेटियों के मामले में इस तरह हल्क फाड़ कर बयान नहीं किए जाते हैं। नरमी और एहतियात से काम लिया जाता है। वो उनकी बात कतः करके कतरे गुस्सेले लहजे में बोली थी। बेटी, ये मेरी बेटी है, इसका यकीन आ गया है। सबाहत सबाहत, तुमको गुस्सा किस बात का आ रहा है? परी के ना बताने पर या तुगरुल के शादी की ख्वाहिश जाहिर करने पर? अम्मा ने उनकी गोया दुखती रख छेड़ी। ये क्या बात हुई भला? मैं क्या हसद करूंगी परी से? खुशी के इजहार के ये तरीके तो नहीं होते हैं दादी जान। आपने हम बहनों में और परी में जो फर्क रखा है उसका यही नतीजा है जो आप इस तरह कह रही हैं। आयजा उठते हुए गोया हुई थी। परी जो करे वो जायज हो जाता है। अगर ऐसा हम में से कोई बहन कर लेती तो आप हमें मुआफ़ी ना करती और पापा से अलग हमारी शिकायत करती। आदिला भी आयज़ा की तरह निडर अंदाज में गोया हुई थी। ये सब क्या हो रहा है आदिला आयज़ा? मुझे फ़ील हो रहा है आप लोग अम्मा की तरफ से किसी बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार हैं, वरना मैंने अम्मा को आपसे यकसा प्यार करते पाया है। ठीक कह रही हैं आप भाभी, दरअसल ये उम्र ही ऐसी होती है, छोटी-छोटी सी बातें भी बड़ी-बड़ी महसूस होती हैं। चलो आदिला आयज़ा, अम्मा जान से सॉरी करो। सवात को देर से अपने और उनके सख्त रवैये का एहसास हुआ। सॉरी दादी जान, वो मुस्कुराती हुई उनके करीब आई थीं। अच्छा ठीक है भई, जाओ माफ किया मैंने। इस वक्त वो किसी गहरी उलझन का शिकार थीं। मुजना, तुगरुल को फोन करो, वो फौरन घर आए। तुगरुल ने वक्ती जज्बे के तहत परी से वो सब कह दिया था जो शायद वो कहने का इरादा नहीं रखता था, और जवाबन जो परी ने उससे कहा वो भी भूलने वाली बात ना थी। जो बेइरादा वो काम कर चुका था उसने उसको बेचैन किया हुआ था। वो बेमकसद सड़कों पर कार दौड़ाता रहा था। साइट पर होने वाली कंस्ट्रक्शन पर भी उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने को। जब वो इस मशगले से भी उकता गया तो उसे मोहित के ऑफिस का ख्याल आया और वो वहां चला गया। मोहित ने उसका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया। चेहरा बता रहा है कोई फैसला, बल्कि अच्छा फैसला करके आए हो। वो उसके करीब बैठता हुआ बोला था। यार, हमारी बातें कल पारिस ने सुन ली थी। व्हाट? किस तरह सुन ली थी? वो सख्त हैरान हुआ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने सुन ली हैं और वो मुझसे शादी करने से इनकारी है। तुगरुल इस वक्त बेहद संजीदा था। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, अब तो वो मुझ पर भी यकीन नहीं करेगी, नाराज अलग हो जाएगी। तुम नानी जान से बात करते यार। उसने इनकार कर दिया। मुझे उसका इस तरह इनकार करना जरा अच्छा ना लगा। वो समझती है मैं उस पर तरस खा रहा हूँ। वो हमेशा से ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का शिकार रही है। उसमें एतमाद को सबाहत आंटी ने कभी सरवाइव होने ही नहीं दिया है। उसे हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो एक नामुकम्मल ठुकराई हुई अधूरी लड़की है। मोहित के लहजे में परी के लिए तड़प और मोहब्बत थी। अब ऐसा भी नहीं है कि आंटी ने बिल्कुल उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी हो। वो अपना बुरा भला अच्छी तरह समझ सकती है। तुम सारा इल्जाम आंटी को ना दो। वो बाशऊर और समझदार लड़की है मोहित। मैंने कहा ना, तुम अभी परी को समझ ही ना सके हो। वो क्या है ये मैं जानता हूँ। उसी दम तुगरुल का सिर बज उठा था। किसकी कॉल थी? वो कुछ देर बाद बोला। मम्मी की, बुला रही हैं, दादी जान को मालूम हो चुका है। चमकीले भड़कीले शोक कपड़ों का ढेर उसके आगे रखा था।
वो बुद्ध बनी उन कपड़ों को देख रही थी। रुक, देख लो, इनको अगर कोई सूट पसंद नहीं आए तो बता देना, अभी तो दिन में मैं जाकर दूसरे ले आऊंगी। अम्मी ने एक एक सूट खोलकर उसके आगे रख दिया। ये सब इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है अम्मी? अभी मेरे इम्तिहानात बाकी हैं, मुझे सुकून से तैयारी तो करने दे। जब से शादी करने की धुन आप पर सवार हुई है, मेरा हाल खराब होकर रह गया है। क्या हाल खराब होकर रह गया है? मैं देख रही हूँ, जब से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू की हैं मैंने, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। कमरे में बंद पड़ी रहती हो, हस्बे आदत फातिमा ने उसको खरी खरी सुनाई थी। मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती हूँ अम्मी, कितनी दफा कहा है मैंने आपसे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो सख्त इस्तेराब में मुब्तला थी। मैं तुम्हारी इस बेजा जिद को खातिर में नहीं लाती, और ना ही तुम्हारी ऐसी तालीम से मुझे कुछ दिलचस्पी है जो तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाने के बजाय गुस्ताख और हठधर्म बना दे। और वो कुछ तवक्कुफ के लिए रुकी थी। ना मालूम क्यों बहुत अरसे से मेरा दिल तुम्हारी तरफ से एक अजीब बेचैनी और वसवसों से भरा रहता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मेरे दिल में वहशतें बढ़ने लगी हैं। रुक, अगर तुम गुलफाम से शादी नहीं चाहती हो तो मुझे बताओ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं होने दूंगी। तुम मुझ पर यकीन करो। लम्हे भर को वह हैरानी से उनका चेहरा देखती रह गई थी। कितनी सच्चाई और सादगी से वो उसके दिल का हाल बयान कर गई थी। मैं अम्मी को सब सच बता दूं तो शायद ये शादी नहीं होगी, मगर फिर मैं आवान की भी ना हो पाऊंगी। आवान के और मेरे माली हालात में, रहन सहन में इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। फिर आवान से जो मैंने झूठ बोले हैं वो अम्मी बर्दाश्त कर पाएंगी? और ना ही आवान। बेहतर यही होगा कि अपनी की गई झूठी गलत बयानियों की पासदारी करूं। जो बात तुम्हारे दिल में है वो मुझे बता दो मारूफ। ऐसी बात नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। फिर शादी से इनकार की वजह क्या है? मैं इम्तिहान देना चाहती हूँ, मेरी साल भर की मेहनत जाया हो जाएगी। इम्तिहानों के बाद मुझे कोई एतराज नहीं होगा। फातिमा की निगाहें उसके चेहरे को खोज रही थी, जहाँ एक तरह की बेचैनी और इस्तिराब फैला हुआ था, जो उनके दिल की दुनिया को जेरो जबर कर देता था। लेकिन हजार कोशिशों के बाद वो मारूफ में वो बात महसूस ही ना कर सकी थी जो एक बेटी में होती है। मेरे सर पर हाथ रख के बोल, यही बात है, कोई और बात तो नहीं है? तू किसी और को तो पसंद नहीं करती? पल भर को उसका दिल बंद सा हुआ था। माँ के सर की तरफ बढ़ने वाला हाथ लरज उठा था। बचपन से आज तक माँ की वो सारी मोहब्बतें, इनायतें उसके हाथ से लिपट गई थी। और दूसरी तरफ ख्वाहिशों के अंबार थे। एक खुशहाल और मनपसंद जिंदगी की राहनाइयाँ थीं, खूबसूरतियां और आसाइशें थीं। गुलफाम के साथ क्या मिल सकता था? वो तो एक सेकंड हैंड कार तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। सारी जिंदगी वो इसी घर और इसी इलाके में गुजारता जहां वो रहना नहीं चाहती थी। बहुत सख्त इम्तिहान देना था उसे। एक तरफ घर था, माँ और बाप थे, दूसरी तरफ ख्वाहिशें थी, सुनहरी जिंदगी की चाह थी, और उसने फैसला कर डाला था। अम्मी, मैं आपके सर पर हाथ रख कर कहती हूँ, और कोई बात नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। उसने उनके सर पर हाथ रखकर इत्मीनान से कहा था। तुम आराम से तैयारी करो, शादी तुम्हारे इम्तिहानों के बाद होगी। वो सब अम्मा जान के कमरे में मौजूद थे। तोरुल मोहित के हमरा बैठा हुआ था। सबाहत और मुजना एक सोफे पर बैठी थी। परी अम्मा के अग्ब में बैठी थी। अम्मा के बिगड़े मिजाज के बायस आयजा और आदिला अंदर ना आई थी, मगर वो खिड़कियों से चिपकी खड़ी थी। चंद लम्हे तोरुल को बरहम नजरों से देखने के बाद वो गोया हुई। मैंने क्या सुना है तोरुल? तुमने इतना बड़ा फैसला करने से कबल अपनी माँ या दादी से मशवरा लेना भी जरूरी नहीं समझा? वो उससे सख्त लहजे में इस्तफसार करने लगी थी। नानी जान, असल बात यह है कि इस सारे किस्से के पीछे तूरुल का कोई कसूर नहीं है। ये सब मैंने ही उससे कहा था परी को प्रपोज करने के लिए। मैंने इस पर दबाव डाला था। तूरुल के बोलने से पहले मोहित बोल उठा था। तुमको किसने इख्तियार दिया कि तुम इस घर के फैसले करो? मैं मुआफी चाहता हूँ नानी जान, मेरा मतलब ये नहीं था। बहुत अच्छे फैसले हैं तुम्हारे। एक फैसला करता है और दूसरा फौरन उस पर अमल करता है। न किसी की इजाजत की परवाह, न किसी के जज्बात का ख्याल होता है तुम लोगों को। शादी ब्याह को तुम लोग खेल समझते हो? फिर तुमने हिम्मत कैसे की परी से ऐसे बात करने की? मोहित को डांटने के बाद वो तुगरुल से मुखातिब हुई थी। गलती हो गई दादी जान, मुझे बाद में एहसास हुआ ये सब। मुझे आपसे और मम्मी से डिस्कस करना चाहिए था, बस मैं जज्बातियत का शिकार हो गया था, मुझे माफ कर दें। उसने आगे बढ़कर उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए शर्मिंदगी से कहा था। उसके करीब आते ही परी दूर हो गई थी। भाभी जान, कसूर इन बच्चों का नहीं है। बात सारी ये है कि जब औरत बहकाने पर आए तो मर्द कैसे ना बहकेगा। सबाहत मामले को ठंडा पड़ते देखकर चिंगारी दिखाने लगी थी। ये क्या कह रही हो सबात? मतलब क्या है इस बात का? उनके लहजे पर वो सब ही चौंक उठे थे। मुजना हैरानी से गोया हुई। बात यह है कि मैंने कितनी मर्तबा परी और तुगरुल को बाहर से साथ आते देखा है, और एक दिन तो हद हो गई थी। उस दिन सुबह सुबह ही ये दोनों साथ आए थे। परी बुरी तरह रो रही थी।
तुगरुल अपने कमरे में चले गए थे और ये रोती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। मैंने परी से बहुत मालूम करने की सही की, प्यार से, डांट से मालूम करना चाहा कि उस सुबह उनके दरमियान क्या हुआ था। उस सुबह ही ये लोग गए थे या रात भर से गायब थे? ये तो ये लोग जान सकते हैं। या अल्लाह, मैंने जो देखा वो बता रही हूँ। बहुत खूब बहू, घर का भेदी ही लंका ढाता है। अव्वल तो मुझे अपने बच्चों के किरदार पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो हमारी इज्जत को दागदार करे। अम्मा जान, आप मुझे क्या बता रही हैं? ये दोनों आपके सामने मौजूद हैं। इनसे मालूम करें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो परी को घूरती हुई बोली। तो गुरुल बड़ी हैरत से मीठे लहजे में बात करने वाली सबाहत का ये जारहाना अंदाज देख रहा था, जिसमें ना कोई लचक थी और ना ही तदब्बुर और लिहाज। उन्होंने आसानी से परी के साथ उसके किरदार पर भी कीचड़ उछाली थी। उसका वजी चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैं क्यों मालूम करूं, मुझे अपने बच्चों पर एतमाद है। वो दाएं हाथ से परी को सीने से लगाती हुई गोया हुई। परी की हालत गीर हो रही थी। सबाहत के लफ्जों ने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी, इस बात से बेखबर कि वो एक उंगली उसकी तरफ उठा रही हैं और दूसरी उंगलियां अस्कुद उनकी जानिब उठी हुई हैं। भाभी, ये आपके बेटे का मामला है। आप तो खामोश इस तरह बैठी हैं जैसे तोरुल आपकी नहीं, किसी और की औलाद हो। मुजना, जो खामोशी से सब सुन रही थी, संजीदगी से बोली। तुगरुल मेरा ही बेटा है सबाहत। मैं जानती हूँ तुमको गलतफहमी हुई है। तुमने तुगरुल और परी को साथ आते जाते देखा है। ये कोई मायूब बात नहीं है। आफ्टर ऑल ये लोग कजिन्स हैं और कजिन्स के दरमियान इस तरह के रिलेशनशिप चलती है। फिर ये सब मेरी नॉलेज में है। तुगरुल ने हर बात मुझसे फोन पर शेयर की है। ये उमूमन परी को उनकी नानू के यहाँ से पिक करते रहे हैं और वो भी फैयाज के कहने पर। और जिस सुबह की तुम बात कर रही हो, वो मैं जानती हूँ क्या हुआ था उन दोनों के दरमियान। वो एक के बाद एक धमाका करती चली गई। सबाहत का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो जिसको लाइल्म समझ रही थी, वो ज्यादा बाखबर साबित हुई थी। आपको मालूम है, हाँ, उस सुबह परी और तुगरुल कहीं रात गुजार कर नहीं आए थे, बल्कि उनके दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी और परी को तुगरुल उसकी नानू के हाथ से ही लेकर आया था। उनका अंदाज बेहद नरम था। बस हो गई तुम्हारी तसल्ली, या अभी भी कुछ गुल खिलाने बाकी हैं? सबाहत, अल्लाह के कहर से डरो, क्यों इस मजलूम बच्ची के पीछे पड़ गई हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? आपको तो मैं ही गलत नजर आती हूँ। वो उठकर चली गई थी। सबात को वहां से निकलते देखकर आयजा और आदिला भी अपने कमरे में आ गई थीं। आदिला के चेहरे पर गम और गुस्से के तासुरात थे। मुन्ना आंटी कितनी चालाक हैं, किस तरह उन्होंने तोरुल को बचा भी लिया और परी पर भी आंच नहीं आने दी। हालांकि मम्मी ने हर तरह से उनको घेरने और नीचा दिखाने की सही की थी। ये बात तो है, मम्मी ने फाइट तो बहुत की, मगर दादी और आंटी ने एक भी वार कामयाब नहीं होने दिया। मम्मी को अभी और जंग करनी थी उनसे। इतनी जल्दी क्यों मैदान छोड़कर भाग आई? तुम्हें मालूम है पापा किसी भी टाइम आ सकते हैं और वो ये सब बर्दाश्त करेंगे? अरे नहीं बाबा, वो तो खुद दादी के सामने तेज लहजे में बात नहीं करते। मम्मी को बुलंद लहजे में और इसी तरह की बातें करते देखकर बिला मुबालिगा वो मम्मी को शूट करने से भी गुरेज ना करें। आयजा ने झुरझुरी लेकर तेज लहजे में कहा, हमसे मम्मी के अलावा कोई मोहब्बत नहीं करता है। सबकी मोहब्बत और हमदर्दी परी के साथ होती है। हर कोई नामालूम क्यों उसको ही पसंद करते हैं। ऐसी तो खूबसूरत भी नहीं है वो। अच्छा, इन बातों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब तुम बताओ क्या चाहती हो? आयजा उसके करीब बैठते हुए बोली, मेरे चाहने से क्या होगा? क्या तोरुल मुझसे मोहब्बत करने लगेगा? क्या वो मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर सकता है? वो हसरत ज़दा लहजे में गोया हुई थी। ये सब तो मुमकिन नहीं है। और कुछ चाहो तो? वो मानी खेज लहजे में कहकर चुप हो गई थी। और कुछ क्या चाहूं, बताओ मुझे। तुगरुल के बगैर तो मेरी जिंदगी मौत है। वो रोने लगी थी। मौत? तुम रोना बंद करो, मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम उसको परी का भी ना होने दो। ये किस तरह हो सकता है आयजा? वो हैरानी से गोया हुई थी। मैं बताती हूँ तुम्हें। वो सरगोशियों में गुफ्तगू करने लगी थी। सब कुछ है पास, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। उसकी ही जुस्तजू थी और वो ही नहीं रहा। कहता था एक पल न रहूंगा तेरे बगैर, हम दोनों रह गए, वो वादा नहीं रहा। मसना, परी को कॉल करो और बताओ हम वापस आ गए हैं। इशरत जहाँ कॉफी के मग लाते हुए मैगजीन पढ़ती मसना से मुखातिब हुई थी। मम्मी, मैंने मैसेज छोड़ दिया है, वो शायद सो गई है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सुबह कॉल करूंगी परी को। वो कॉफी का मग लेती हुई गोया हुई थी। सफदर जमाल लंदन जाकर ही बैठ गए हैं। 2 माह हो चुके हैं और वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मालूम तो करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं वहाँ? सऊद तो खैरियत से है ना? अरे मम्मी, आजकल की औलाद भी वालिदैन के लिए सजा बन गई है। अरे क्या हुआ? सऊद ने अब ऐसा क्या किया है? वो कल तक जिस लड़की से शादी करने के लिए बागी बन गया था, वो लड़की पूजा उसे छोड़कर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। उसने सऊद को छोड़ दिया है। वो लड़की तो मुसलमान हो गई थी। फिर किस तरह ये सब हुआ? वो कॉफी भूल कर बेहद परेशानी से गोया हुई थी।
मम्मा रिश्ते वहाँ कायम रहते हैं जहाँ इखलास और नीयत साफ होती है। जहाँ शर परस्ती और बेराह रवी की जड़ें मजबूत हो, वहाँ वफा और सच्चाई की खुशबू भी नहीं पहुंचती है। डाल डाल मंडलाने वाली तितली कभी एक डाल पर बैठती है। अपनी मनमानी करने वालों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। तुम सफदर को कहो वो सऊद को साथ लेकर आए। अब उसे वहां छोड़ने की कतई जरूरत नहीं है। हम यहाँ खुद कोई बेहतरीन लड़की देखकर उसकी शादी करेंगे। वो तो उस लड़की का रोग लगा कर बैठ गया है, यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। सफदर कोशिश कर रहे हैं साथ लाने की। मौसम ने एकदम ही तेवर बदले थे और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। अम्मा जान ने गुमसुम बैठी परी को एक नजर देखा, फिर उसके करीब बैठ गई। कब तक इस तरह बैठी रहोगी? तुमने खाना भी नहीं खाया है, क्यों खुद को सजा दे रही हो? और साथ में मुझे भी। एक सवाल पूछूं दादी जान आपसे? रोने के बायस उसकी आवाज भारी हो रही थी। हाँ पूछो। आपने मम्मा को इस घर में इसलिए नहीं रहने दिया कि वो पापा की पसंद की? क्या मेरी मम्मा का रवैया भी आपके साथ ऐसा ही सख्त था? क्या वो भी इसी तरह बदकलामी करती थी आपके साथ? उसके सवाल पर उनका चेहरा झुक गया था। बताएं ना दादी, मेरी मम्मा भी ऐसी ही थी, झूठ बोलने वाली, बोहतान लगाने वाली, किसी की भी इज्जत ना करने वाली? नहीं, उनके मुंह से लरसती हुई आवाज निकली थी। नहीं, उसकी आवाज तो बहती नदी की तरह धीमी और मध्यम थी। उसने कभी भी तेज लहजे में बात नहीं की थी। फिर क्यों निकाला आपने उनको इस घर से, मेरी जिंदगी से, पापा की जिंदगी से? सिर्फ इस वजह से कि वो मम्मा से मोहब्बत करते थे और इस खौफ से कि वो कहीं मम्मा को लेकर इस घर से ना चली जाएं, आपको भूल ना जाएं, आपने उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वो रोती हुई कहती जा रही थी। अम्मा पर सख्ता तारी हो गया था। पापा आपको कभी छोड़ सकते थे? ये आपने कैसे सोच लिया था? उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था परी, फैयाज अपनी हसीनो जमील दौलतमंद बीवी की मोहब्बत में हमें छोड़ जाएगा। अम्मा ने कहा, कबल इसके कि ये हमको छोड़कर जाए, हम उनके रिश्ते में दरार डलवा देते हैं। और फिर सब बहुत आसानी से होता चला गया। ये मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। उनको भी माजी की यादें रुलाने लगी थी। आज भी फैयाज मेरे पास है, लेकिन मैं जानती हूँ पास होकर वो भी मुझसे बहुत दूर हो चुका है। ये उसकी आला ज़र्फ़ी है जो मुझे आज भी प्यार करता है, एहतराम देता है, मगर जो हमने उसके साथ किया है वो बहुत बुरा है। आज आप पछता रही हैं दादी जान, कल आप थोड़ा-सा अपने दिल को वसी करती और पापा की मोहब्बत पर भरोसा रखती तो आज कम से कम मेरी और पापा की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती और वो दिल से आपसे मोहब्बत कर रहे होते। महज़ फ़र्ज़ नहीं निभाते। मैंने आज तक पापा को खुशी से मुस्कुराते नहीं देखा। वो कभी मुस्कुराते भी हैं तो उनकी आँखें नम रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं मम्मा की आँखें भी देखती हूँ। वो भी मुस्कुराती हैं तो पापा की तरह उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और इस नमी में तन्हाई रक्स करती है। परी मेरी बच्ची चुप हो जा, तेरी माँ और बाप में जुदाई कराने का दुख मुझे कब्र तक बेचैन रखेगा। मुज़ना बेड पर नींद दराज थी। मैं तुगरुल डोर नॉक करके आया था। सॉरी मम्मा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है? अरे नहीं मेरी जान, आओ बैठो मेरे पास। बहुत मोहब्बत से उन्होंने उसको जगह दी थी। थैंक्स मम्मा, वो करीब बैठ गया था। अपसेट लग रहे हो, सबात की बातों से डिस्टर्ब हुए हो? ऑफ कोर्स मम्मा, मैं ये सोच-सोच कर परेशान हूँ। अगर मैं आपसे तमाम बातें शेयर ना कर चुका होता तो शायद किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी ना रहता। कितनी गलत बयानी और झूठ से काम लेती हैं वो। क्यों सीरियस ले रहे हो? मैं सबाहत की नेचर जानती हूँ। जब कोई काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता है, फिर इसी तरह की बातें करती है। ये कोई नई बात नहीं है। क्या काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ मम्मा? उन्होंने एक नज़र उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर बोली, आपने आदिला की जगह परी को प्रपोज़ जो कर दिया है। ये क्या बात हुई मम्मा? फिर मैं आदिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अच्छा, परी को पसंद करते हो? वो शोक लहजे में इस्तफसार करने लगी। वो संजीदगी से बोला, बात पसंद नापसंद की नहीं है मम्मा। मैंने किसी भी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर की नीयत से नहीं देखा था। मैं अभी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बहुत टॉप पर देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर परी को प्रपोज क्यों किया, जो इतने हंगामे की वजह बना? मम्मा ये बात मैंने बहुत अरसे कब्ल फ़ील की थी कि परी को यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये बात तो आज बिल्कुल ही वाज़ेह हो गई है कि सचमुच उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है जो मैं उसे दूँगा। वो एक अज़्म से बोला। आयज़ा ने जो उसके अंदर का आतिशफ़िशा भड़काया था, उसकी तपिश में मोहब्बत के वो तमाम फूल, आरज़ुओं की वो सारी कलियाँ जलकर राख बन चुकी थीं। उसने आयज़ा को मना कर दिया था, वो सब कुछ गवारा कर सकती थी, मगर तुगरुल की अबदी जुदाई उसे गवारा ना थी। हस्ब आदत आयज़ा मुस्कुरा कर चुप हो गई थी, मगर उसके अंदर एक ख़याल कुंडली मार कर बैठ गया था। वो तसव्वुर की आँख से परी और तुगरुल को हाथों में हाथ डाले, मोहब्बत भरे अंदाज़ में घूमते हुए देख रही थी। और उनकी ये मोहब्बत भरी कुर्बत उसके दिल को तड़पाने लगी थी और बिल आखिर उसने फैसला कर लिया था। अगर तुगरुल उसका नहीं था, वो उसे परी का भी नहीं बनने देगी।
तुमने अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला किया है ना? आयजा उसकी तरफ देखकर गोया हुई थी। हाँ हाँ, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। तोरुल मेरा नहीं है तो परी का भी नहीं होगा। वाह, वो मर जाए ये बेहतर है। उसके अंदाज में बला का एतमाद व यकीन था। ये बताओ ये सब होगा किस तरह? राहिल करवाएगा ये काम किसी से, तुम फिक्र मत करो। राहिल तुम्हारा दिमाग खराब है, फिर तुम मुझसे मिल रही हो। राहिल के नाम पर वो उछल पड़ी थी। आहिस्ता आवाज बाहर चली गई। तो जानती हो हमारा हश्र क्या होगा, इसलिए अपनी जबान बंद रखो। आयजा बालों में रिबन बांधते हुए खफगी से गोया हुई। लेकिन तुम राहिल पर इतना भरोसा किस तरह कर सकती हो? वो पहले ही सारी ज्वेलरी लेकर भागा हुआ है और तोरुल का मर्डर करवा कर वो हमको ब्लैकमेल नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है और मेरी खातिर जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। मोहब्बत कितनी जालिम शय है ये तुम भी जान चुकी हो। उसके लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। कल तक तुम तुगरुल को दिलो जान से चाहती थी ना? मैं अब भी तुगरुल से मोहब्बत करती हूँ। वो रुहासी होकर गोया हुई थी। हाँ, मोहब्बत खुद गर्ज होती है। जो हमारा नहीं होता वो किसी का भी क्यों हो? यही जज्बा मोहब्बत कहलाता है आदिला। तुगरुल राहिल से बेहद मुख्तलिफ है। तुम उससे कंपेयर मत करो। राहिल चोर, बदमाश और फ्रॉडी आदमी है। वो हमें धोखा देगा। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती आयजा। तुम ये सब भूल जाओ जो मैंने तुमसे कहा है, वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम बार बार राहिल की बेइज्जती कर रही हो। जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, ये ख्याल करके तुम्हारे दिल पर मोहब्बत की चोट अभी ताज़ा है और तुम्हें दर्द ज्यादा हो रहा है। मगर अब तुमने एक लफ्ज भी राहिल के खिलाफ कहा तो ठीक नहीं होगा। वो उसे घूरते हुए सख्त लहजे में बोली थी, तुमने तोरुल से मोहब्बत की है तो मैंने राहिल को चाहा है और वो भी मुझे चाहता है। तुम्हारी तरह यकतरफा मोहब्बत नहीं की मैंने। वो होटल के हॉल में साहिर के साथ मौजूद थी। टेबल लवाजमात से भरी हुई थी। उसके इनकार के बावजूद उसने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया था और बड़े इसरार से उसे हर डिश पेश भी की थी और खुद भी बड़ी सखावत के साथ उसका साथ देता रहा था। साहिर साहब बताइए ना, आवान से आपके फ्रेंड्स की मुलाकात हुई? उन्होंने आवान को ढूंढ लिया है। और वो फिक्रमंद लहजे में उससे मुखातिब हुई थी। जी हाँ, मेरी मुलाकात हुई उससे। वो संजीदा था। क्या बात हुई? वो कैसे हैं? कब आ रहे हैं वापस? फरते मुसर्रत से उसका चेहरा खिल उठा था। आप कॉफी पिए ना? वो अजीब अंदाज में गोया हुआ। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई हूँ साहिर। ये सब मैंने इसलिए खाया कि आप कह रहे थे कि खाने के बाद आप मुझे आवान के बारे में बताएंगे। प्लीज मुझे बताएं वो कब आ रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो खफगी से गोया हुई थी। आप नाराज मत हो। मैंने ये सब आपको इसरार करके इसलिए खिलाया है। अभी जो मैं आपको हकीकत बताऊंगा उसके बाद आप शायद खाना पीना छोड़ दें। उसके लहजे में नरमी और अपनाइयत थी, मगर मारूफ का परेशानी से चेहरा जर्द हो गया था। दिल की धड़कन रुकने लगी थी। क्या हकीकत है साहिर? आप साफ साफ बताएं। आमान वहाँ खैरियत से तो हैं? प्लीज झूठ मत कहिएगा मुझसे। अरे आप तो जर्द हो गई हैं, प्लीज कूल डाउन। वो उसकी तरफ देखकर परेशानी से बोला, प्लीज साहिर बताएं, मैं हर बात सुनने का हौसला रखती हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पहले डॉक्टर, आप मुझे सिर्फ आवान के बारे में बताएं। आपने नहीं बताया तो मैं इस खिड़की से छलांग लगा दूंगी। वो जिस खिड़की का करीब बैठे थे वो उसकी तरफ इशारा करके हिज़ियानी अंदाज में गोया हुई। तो साहिर को उसकी जहनी कैफियत का एहसास हुआ और वो धीरे से मुस्कुरा कर गोया हुआ। वो ठीक है, जिंदा है, इंजॉय कर रहा है। नहीं कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। पहले आप मेरे साथ बाहर चलिए, वहां चलकर बताता हूँ। वो उसके साथ पार्क में आ गया था। क्योंकि शाम अभी हुई नहीं थी और सर्दी के बायस वहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। वो एक बेंच पर उसके साथ बैठ गया था। अब बता भी दीजिए क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? चंद लम्हे वो उसकी तरफ देखता रहा, फिर गोया हुआ। वो आपसे शादी करने का वादा करके गया था। हाँ, वो अपने वालिदैन को राजी करने गए थे और आवान को यकीन था वो उसकी बात मान जाएंगे, हमारी शादी में रुकावट नहीं बनेंगे। वो खुश्क होते होठों पर जबान फेरते हुए बोली, आवान ने वहां शादी कर ली है। वो आहिस्तगी से बोला, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आवान मेरे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते। साहिर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। आवान ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन है उन पर। इतनी सख्त सर्दी में पसीना पसीना हो गई थी। बहुत अबतर हालत थी उसकी, जैसे सब लुटा बैठी हो। रिलैक्स मारूफ, मैं आपकी दिली हालत समझ सकता हूँ। जब मैंने सुना था बेहद कंफ्यूज हो गया था। फिर आपकी तो बात ही और है। मोहब्बत की है आपने उस बेवफा से। वो बेहद शर्मिंदा और नादिम दिखाई दे रहा था। मेरी खुद बात हुई थी आवान से। जब मैंने उसे आपके हवाले से बातें सुनाई तो वो मुझसे भी झगड़ने लगा था और कह रहा था मैं आपसे कह दूं उसको भूल जाएं आप। ओह! मैं कैसे यकीन कर लूं? किस तरह खुद को यकीन दिलाऊं? जलती हुई ख्वाहिशों का ढेर था जो उसकी आंखों से बहने लगा था। गुलफाम का स्याह चेहरा, कदीम तर्ज का बना वो आम सा घर और वही ख्वाहिशों की चादर में मलफूफ रोती सिसकती जिंदगी उसे दिखाई दे रही थी और वो सिसक सिसक कर रोने लगी थी।
क्या कुछ नहीं किया था उसने आलीशान जिंदगी हासिल करने के लिए, और हाथ क्या आया था। प्लीज प्लीज मारूफ, आप रोएं मत, आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आवान कैरेक्टरलेस शख्स था, मैं जानता हूँ उसको बचपन से। आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको जब यकीन नहीं आता। यकीन तो मुझे अब भी नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहूँ आपसे? वो संजीदगी से बोला। क्या कहेंगे आप साहिर साहब? आपके दोस्त ने मेरे सारे ख्वाब बिखेर दिए, मेरी ख्वाहिशों को बेरंग कर डाला है। उसके अंदर मातम हो रहा था, हसरतें नौहा कुना थी। मैं आपकी ख्वाहिशों में सच्चाई के रंग भरना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसकी तरफ देखकर कहने लगा था, आप आवान की बेवफाई का अजाला करना चाहते हैं? नहीं, मुझे आपसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। सबायत को आदिला से हकीकत मालूम हुई थी। फिर कुछ आदिला ने इस तरह रो रो कर परी को प्रपोज किए जाने की खबर सुनाई थी कि बेटी के आंसुओं ने उनके अंदर की सौतेली माँ को पूरी तरह बेदार कर दिया था। उन्होंने भी सोच लिया था अपनी बेटी के आंसुओं का बदला वो परी को खूब जलील लो ख्वार करके लेंगी और उसको इतना जिज करेंगी कि वो यहाँ से भागती नजर आएगी। आगाज वो कर चुकी थी, वो कि उनकी साजिश नाकाम हो गई थी। मुजना और अम्मा जान ने हर बात क्लियर कर दी थी, मगर वो हार मानने वाली ना थी। इन तमाम बातों को खूब बढ़ा चढ़ाकर आमिरा और आसिफा को फोन पर बता चुकी थी, और यहाँ की तरह वो भी अपनी बेटियों के लिए तोरुल की तरफ से आस लगाए बैठी थी। इस खबर ने उनको भी हवास बाख्ता कर डाला और वो फौरन अम्मा के पास चली आई थी और आते ही गिले शिकवे शुरू कर दिए थे। अम्मा, ये क्या सुना है हमने? तोरुल परी से शादी कर रहा है। आसिफा कुशन्स पर कवर चढ़ाती परी को घूरते हुए बोली। अच्छा, ये खबर तुम तक भी पहुंच गई? जब ही दौड़ी दौड़ी आई हो, वरना माँ की याद तो तुमको कभी नहीं आती है। अरे अम्मा जान, आपको हमारी जरूरत ही क्या है? आपकी सारी मोहब्बतें समेटने के लिए ये परी ही काफी है। आपको हमारी याद क्या आएगी? आसिफा की खूंखार नजरें परी पर ही जमी थी। जब वो जब वो भला इस घर से जा रही थी, तभी कहा था आपसे अम्मा कि इस फितने को मत रोकें, दफा करें उसको भी, इसकी माँ के साथ। मगर आपने हमारी एक ना सुनी और रोक लिया इस फितने को। और देख लें, आज ये किस तरह हमारी बेटियों के हक पर डाका डाल रही है। अपनी माँ की तरह अपनी जबानों को लगाम दो तो बेहतर है, तुम दोनों। वरना मुझसे फिर शिकायत मत करना कि इस उम्र में मैंने तुम पर हाथ उठाया है। हद होती है इल्जाम तराशियों की भी। क्यों तुम सब इस बेचारी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गई हो? अम्मा का जाहो जलाल जाग उठा था। रहने दे अम्मा, रहने दे। नवासियों की फिक्र नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसकी फिक्र रहती है आपको। घर में और भी पोतियां हैं आपकी, कभी उनसे आपने इतनी मोहब्बत नहीं की। तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? अरे मेरी परी के जैसी बनकर तो दिखाए कोई। दिन और रात खिदमत करती है मेरी। इस दौरान परी शौक बैठी थी। बस अम्मा, आपको इसकी अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। वो जो तुगरुल के साथ मुँह काला करके आई थी सुबह के टाइम, वो भी अच्छी बात है। हमारे खानदान में ऐसा हुआ है कभी? आसिफा, अल्लाह के कहर से डरो। क्या औल-फौल बक रही है? तुझे मालूम है कितना बड़ा बहतान लगा रही है तू? अम्मा हैरत ओ सदमे से बेटियों की तरफ देखती रह गई थी। और इस लम्हे परी के जिस्म में भी बर्क सी दौड़ी थी और वो वहां से उठी थी और भागती हुई कमरे से निकल गई थी। तो उरुल, जो अभी ऑफिस से आकर अपने कमरे में जाने ही वाला था, जब उसने परी को तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागते हुए देखा, तो लम्हे भर को ये समझ ही नहीं सका कि वो क्यों भाग रही है। मगर फिर दूसरे लम्हे ही उसे किसी खतरे का एहसास हुआ था। वो हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस वहीं रखकर सीढ़ियों की तरफ भागा था। वो सीढ़ियां छत की तरफ जा रही थी। वो छत पर गया तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। धुआं धुआं सा बारिश की शिद्दत से बिखरा हुआ था। वसीम और अरीस छत पर उसने दीवानावार नजरें दौड़ाई थी और साइड की बाउंड्री वॉल पर चढ़ती परी को देखकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। क्या कर रही हो तुम? वहां क्यों चढ़ रही हो? गिर जाओगी। चले जाएं आप यहाँ से। ये सब कुछ मैं आपकी वजह से ही कर रही हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। वो रोते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश के दौरान चीखी थी और तुगरुल को इस भरी बरसात में तारे नजर आने लगे थे। पागल हो गई हो तुम? खुदकुशी का मतलब समझती हो? उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, जो उसने झटके से छुड़ा लिया था। बाउंड्री वॉल खासी ऊंची थी, जिस पर चढ़ना इस धुआंधार बारिश में मुश्किल लग रहा था। मुस्तजाद उस पर तुगरुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उससे बचना चाह रही थी। आप जब से पाकिस्तान आए हैं, मेरी जिंदगी आपने सजा बना दी है। ओके, मैं वापस चला जाऊंगा, मगर तुम ये हराम मौत मरने का इरादा कैंसिल कर दो। मैं जल्दी वापस चला जाऊंगा। वो दोनों हाथों से उसे ऊपर चढ़ने से रोकने में कामयाब हो गया था। दूसरे लम्हे वो उसके मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में थी। वो इस तरह थामे हुए उसे बाउंड्री वॉल से दूर ले गया था। उसी लम्हे हाँफती कांपती अम्मा जान वहां आई थी और उनके पीछे आमिरा आसिफा सवार थी, जो आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी। पूछिए दादी जान, इससे ये खुदकुशी क्यों करना चाहती थी? अगर मुझे जरा देर हो जाती इन मोहतरमा के इरादे भापने में, तो ये अभी आलम बाला पर पहुंच चुकी होती। उसने उनके आगे परी को धकेलते हुए गुस्से से कहा। अम्मा ने उसके बारिश से शराबोर वजूद को सीने से लगा लिया था और रोते हुए गोया हुई। ये क्या करने चली थी तू?
تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا اس بوڑھی دادی کا کس طرح صبر کرتی میں، کیا کہہ کر لوگوں کے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دیتی، جو جوان لڑکیاں اس طرح حرام موت مرتی ہیں، مرنے کے بعد وہ برے ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں، رسوائیوں کے نت نئے خنجر سے گھر والوں کے دل فگار کرتے ہیں۔ اپنی ماں کی طرح نت نئے ڈرامے کرنے کی عادت ہے اس کو۔ مسنا نے بھی اسی طرح کے حربے دکھا کر بھائی جان کو الو بنایا تھا۔ عامرہ کے لہجے میں سخت کبیدگی تھی۔ یہ سب نوٹنکی تمہیں پھانسنے کے لیے کی جا رہی ہے بیٹا، ابھی کچھ دیر قبل تو یہ کمرے میں تھی، جیسے ہی تمہارے آنے کی آہٹ سنی ویسے ہی یہ کمرے سے نکل کر یہاں چھت پر پہنچ گئی۔ آصفہ طغرل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مزنہ جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی وہ بھی شور و گل سن کر وہاں پہنچ گئی تھی اور ناسمجھ انداز میں طغرل کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کوٹ سوٹ میں شوز سمیت ان کے سامنے شرابور کھڑا تھا۔ پھپھو جان، آپ نے میرے آنے کی آہٹ سنی تھی؟ وہ سنجیدہ انداز میں ان سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں سنی۔ اتنی غرض چمک میں کون سنے گا؟ وہ اس کی بات پر اتنا بوکھلائیں کہ خود ہی اپنے الزام کی نفی کر بیٹھی تھیں۔ ان کی مدد کو آگے بڑھتی ہوئی صباحت بولی۔ آپ کے واپس آنے کا ٹائم تو سب کو ہی معلوم ہے۔ آج تو میں بارش کی وجہ سے آفس ٹائم سے پہلے لوٹ آیا ہوں۔ اس کی بات پر وہ بھوچکا سی رہ گئی تھی۔ مجھے بے حد معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ لوگ نہ جانے کیوں پارس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ابھی پھپھو جان، آپ نے کہا یہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر چھت پر آئی ہے، حالانکہ ابھی آپ نے خود اعتراف کیا اس طوفانی بارش میں قدموں کی آہٹ کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ آنٹی، آپ کا خیال ہے پارس میرے آفس سے واپسی کے ٹائم سے واقف ہے، اس لیے اس نے یہ وقت چوز کیا یہ سب ڈرامہ کرنے کے لیے۔ وہ اس وقت وہاں بنے چھجے کے نیچے تھے جو بارش سے محفوظ تھا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ محض اتفاق ہے۔ میں آفس سے آ کر کمرے میں جا رہا تھا جب اتفاقیہ میری نگاہ اس پر پڑی اور مجھے محسوس ہوا یہ روتے ہوئے چھت پر جا رہی ہے۔ گھر میں جو کل سے ٹینشن چل رہی ہے وہ خیال مجھے آیا اور میں فوراً ہی یہاں آیا تو دیکھا یہ محترمہ باؤنڈری وال پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ ٹھنڈک پڑ گئی تمہارے کلیجوں میں یا ابھی بھی کوئی حسرت باقی ہے؟ دادی جان نے تنزن کہا۔ کوئی کچھ بھی کہے اماں جان، ایک بار جس سے اعتماد اٹھ جائے وہ لاکھ صفائیاں دینے سے بھی واپس نہیں آتا ہے۔ صباحت ترچھی نگاہوں سے طغرل کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مائنڈ اٹ آنٹی، میں نے صفائی پیش نہیں کی اور نہ ہی میری عادت ہے صفائیاں دینے کی۔ کل جو کچھ آپ نے کہا وہ میں اس لیے چپ چاپ سنتا رہا کہ مجھے انکل کی عزت کا خیال ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں جو آپ نے دیکھا سب ویسا ہی تھا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پارس کل بھی شبنم کے قطروں کی طرح پاکیزہ تھی اور آج بھی ان برستی بوندوں کی طرح پاکیزہ ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اماں جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب دیکھنے کے لیے ہم پاکستان آئے تھے؟ غیروں میں رہتے ہوئے برسوں گزر گئے اور ہم پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور اپنوں میں آئے ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا اور یہاں میرے بچے کو اس طرح رسوا کیا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ مزنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بھابی جان، آپ دل خراب مت کریں، آصفہ نے آگے بڑھ کر چاپلوسی سے کہا۔ تو عامرہ اور صباحت بھی آگے بڑھ آئیں۔ ہم اپنے بچے کو کیوں رسوا کرنے لگے بھلا؟ وہ ہمارا خون ہے، مجھے تو اللہ نے بیٹا دیا نہیں ہے۔ طغرل کو ہی میں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں بھابی، آپ بے فکر رہیں، ابھی طغرل غصے میں ہے، ان کا موڈ درست ہو جائے گا تو میں خود ان سے معافی مانگوں گی۔ صباحت نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ مزنہ کا موڈ آف ہی رہا، وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی اماں اور پری کے پیچھے چلی گئی تھی۔ چل گیا بیٹے کے ساتھ ساتھ ماں پر بھی جادو۔ دیکھا بھابی کے تیور کس طرح آنکھیں بند کر کے بات کی ہے ہم سے۔ جب اماں ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں تو کون دے گا میرا؟ چلو پھر ڈھونڈ لائیں ہم اسی معصوم بچپن کو، انہی معصوم خوشیوں کو، انہی رنگین لمحوں کو، جہاں غم کا پتہ نہ تھا، جہاں دکھ کی سمجھ نہ تھی، جہاں بس مسکراہٹ تھی، بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ کہ جب ساون برستا تھا تو اس کاغذ کی کشتی کو بنانا اور ڈبو دینا بہت اچھا سا لگتا تھا، اور اس دنیا کا ہر چہرہ بہت سچا سا لگتا تھا۔ چلو پھر ڈھونڈ لائیں ہم اسی معصوم بچپن کو۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، پیار و محبت اور خلوص سے مسکراتے ان چہروں پر وہ سب منافقت، ریاکاری اور مفاد پرستی تھی۔ کس قدر نفسا نفسی اور لالچ میں گرے ہوئے لوگ تھے۔ وہ ڈریس چینج کر کے بیڈ پر نیم دراز ہوا تو دل پر سخت بددلی اور بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ اسے مسلسل پری کی وہ دیوانگی بے چین کیے ہوئے تھی، جس جنون میں وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی تھی۔ اگر اس وقت اس کی چھٹی حس خطرے کا سگنل نہ دیتی تو اس سوالیہ نشان کے آگے کا تصور اس کو پریشان کر دیتا تھا۔ مائی پور کزن، مجھے اب سمجھ آ رہا ہے تم عادلہ اور عائزہ سے اتنی مختلف کیوں ہو۔ میں جو تمہیں اول دن سے تانے دیتا رہا تمہاری کم گوئی و بدمزاجی پر، تم جو خود کو تنہائی میں بھی سینت سینت کر رکھتی ہو، اس احتیاط کو میں ڈرامہ سمجھتا تھا، کیونکہ میرے نظر سے کبھی بھی ایسی لڑکی نہ گزری تھی جو اتنی سختی سے اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتی ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے تصور میں پری سے مخاطب تھا۔ آنٹی کی باتوں سے معلوم ہوا جو خود کو اتنا پابند کیا ہوا ہے، کتنا محتاط کیا ہوا ہے کہ تم نے خود کو، اس سب کے باوجود آنٹی کی بیہودہ گوئی سے
نہ تم بच सकी हो, तुम्हारे साथ साथ उन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा। और अच्छा ही हुआ, उनकी ज़हनियत बहुत जल्द खुल गई। उनका असली चेहरा मुझे नज़र आ गया है। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा और उठ खड़ा हुआ। बाहर बारिश का ज़ोर कुछ कम हुआ था। वो खिड़की में खड़ा लॉन में देख रहा था, जहाँ जलथल था। लॉन की घास की जगह पानी ही पानी था। शाम का वक्त बारिश और गहरे अब्र आलूद मौसम के बायस रात में बदल गया था, जिसकी तारीकी को बिजली की चमक लम्हे भर को मुनव्वर कर देती थी। वो खासी देर खड़ा देखता रहा था। फिर चाय की तलब ने उसे कमरे से निकलने पर मजबूर कर दिया था। अभी वो कमरे से निकला ही था कि आदिला ट्रॉली लिए चली आई थी। मैं गर्मा गर्म समोसे पकौड़े चाय के साथ लाई हूँ। दादी जान के रूम में आ जाओ, वो कहकर चला गया। उसको मोहब्बत की चाह ना थी, उसको दौलत की चाहत थी। आवान से उसने कब मोहब्बत की थी? वो तो उसकी गाड़ी, बिजनेस और बंगला देखकर उस पर वारफ्ता हुई थी। उसे आवान से नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत थी। और अब आवान की बेवफाई के बाद उसे साहिर का साथ मिल गया था। साहिर एक करोड़पति और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। आवान से कहीं ज्यादा स्मार्ट और दौलतमंद था। जो सबसे बेहतरीन बात उसके हक में थी, वो ये थी कि वो उसे पसंद करता था, मोहब्बत करता था। आवान अगर तुम्हें धोखा देकर वहां शादी ना कर लेता, तो यकीन करना रूप, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार मर कर भी न करता तुमसे। वो उसकी उंगली में खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाते हुए कह रहा था। वो तो गोया हवाओं में उड़ रही थी। ये मेरी दुआएं रंग ले आई हैं, जो आवान ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। वो उसके आंखों में झांकते हुए गहरे लहजे में बोला। मैं ये किस तरह यकीन कर लूं कि आप बेवफाई नहीं करेंगे? उसने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए संजीदा अंदाज में इस्तफसार किया। तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एतबार ही तो नहीं रहा अब, आवान भी तो मोहब्बत करने के दावे किया करता था। उसने साथ निभाने की कस्में खाई थी। मेरी आंखों में सुहाने सपने सजाकर वो वहां शादी रचा कर बैठ गया है। मेरे दिल में बेएतबारी का मौसम खिज़ा बनकर ठहर गया है। मेरा एतबार करो, मैं तुम्हारे दिल पर छाई खिज़ाओं को बहारों में बदल दूँगा। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, करोगी ना? उसने एतमाद दिलाते हुए पूछा। इतनी जल्दी किस तरह से एतमाद कर सकती हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी भी वक़्त बिज़नेस की डीलिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार है तो कल आ जाना, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई थी। आसिफा और आमिरा जा चुकी थीं। सब अपने-अपने कमरों में थे। एक अजीब-सी वीरानी और पुरहौल सन्नाटा छा गया था। परी अपने कमरे में बंद थी और उसे चुप लग गई थी। जिस तरह से उसकी ज़ात को गुज़श्ता चंद दिनों से तज़लील और तहक़ीर का निशाना बनाया जा रहा था, वो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मुस्तज़ाद उस पर जो आज हुआ, वो सब उसकी गलती ना होते हुए भी उसे अपनी निगाहों में गिरा गया था। और ये उसके ज़हनी दबाव की ही सूरत थी, जो वो सोचने समझने की सलाहियत रखते हुए भी जज़्बाती तौर पर इस पूरी तरह मफ़लूज हुई थी कि खुदकुशी जैसे हराम फ़ेल को सरअंजाम देने छत पर पहुँच गई थी। और कामयाब भी हो जाती, अगर बरवक़्त वहाँ तुगरुल ना पहुँच जाता। इस तरह कब तक पत्थर की मूरत की मानिंद यहाँ बैठी रहोगी? अम्मा जान नमाज़ पढ़ कर आईं तो उसे दरीचे के पास कारपेट पर दीवार से टेक लगाए बैठे देखकर वो नरमी से गोया हुई थी। वो चुप बैठी छत को घूर रही थी। मुसलसल गिरियावज़ारी से उसकी आँखें सुर्ख़ हो रही थीं। खूबसूरत चेहरे पर फैले हुज़्न-ओ मलाल ने उसके वजूद पर एक ऐसा दिलगीर सोज तारी कर दिया था। इतनी गहरी संजीदगी फैल गई थी कि अम्मा जान भी उससे सख्ती से पेश ना आ सकी थीं, बल्कि उनके चेहरे पर भी अफ़सुर्दगी थी। परी की दिली कैफ़ियत से वो अच्छी तरह आगाह थीं। परी, मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, लेट जाओ आकर। इस तरह बैठे-बैठे कमर अकड़ कर रह जाएगी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं जानती हूँ जो तुम्हारे दिल पर बीत रही है, मगर ये ताकीद करूँगी, वो सब भूल जाओ। वो बिस्तर पर बैठकर उससे मुखातिब हुई थीं। भूल जाऊँ? किस तरह भूल जाऊँ दादी जान? ऐसा कोई ही दिन गुज़रा होगा जो मुझे मेरी मम्मी के हवाले से ताने ना मिलते हों, मेरी बेइज़्ज़ती ना की जाती हो। आँसू फिर उसके चेहरे को भिगोने लगे थे तेज़ी से। उसकी आवाज़ में शदीद दर्द था, तड़प थी, दुख और रंज था, अजीब बेबसी और लाचारी थी। मेरी मम्मी के किरदार के हवाले से मुझे बुरा कहा जाता है। मुझे ये तो बताएँ दादी, मम्मी में आपने क्या बदकिरदारी देखी थी? क्या था उनके किरदार में ऐसा जो क्या गुनाह किया था उन्होंने ऐसा जिसकी सज़ा आज तक मुझे भुगतनी पड़ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है परी, तुम्हारी माँ किरदार की भी नेक थी और ज़बान की भी अच्छी थी। फिर क्यों मुझे सूली पर लटकाया जाता है उनकी ज़ात को निशाना बनाकर? किस लिए बार-बार मुझे संगसार किया जाता है? वो रोते हुए कह रही थी। अम्मा की आंखों में खुद नमी थी, ज़बान उनकी पत्थर की मानिंद हो गई थी। क्या जवाब देती, क्या बताती कि झूठ अना की तस्कीन के लिए वो बेटियों की बातों में आकर बेटे का घर अपने ही हाथों तबाह कर बैठी थी। और उस वक्त वो हुक्मरां थी, स्याह व सफेद की मालिक थी, हर जाबिर और जालिम हुक्मरां की तरह
ان کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ناؤ کے پتوار ہمیشہ ایک ملاح کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ ناؤ وہی رہتی ہے مگر ملاح بدل جاتے ہیں، اور آج وہ اس گھر میں ہی تھی۔ بظاہر تو حکمراں وہی تھی، لیکن معزول حکمراں تھی۔ جو لوگ وقت پر درست فیصلے نہیں کرتے وہ ان کی طرح ہی وقت گزرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، اور یہ پچھتاوے حسرتیں بن کر قبر تک ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھی اور ہاتھ جوڑ کر اسے مخاطب ہوئی۔ مجھے معاف کر دے پری، میں تیری گنہگار۔ یہ کیا کر رہی ہیں دادی جان آپ؟ اس نے بوکھلا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ مسئلہ فیاض اور تمہاری زندگی میری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ اگر اس وقت میں صرف تمہارا ہی خیال کر لیتی تو شاید تم پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ تم اس طرح خود کو تنہا نہیں سمجھتی۔ اللہ گواہ ہے پری، میں نے یہی کوشش کی، تم کو کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ چاروں بچوں سے زیادہ تم کو چاہ۔ پھر گہری سانس لے کر افسردگی سے بولی، ماں کی محبت کوئی نہیں دے سکتا، یہ حقیقت مجھے آج معلوم ہوئی ہے۔ ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ اٹھیں دادی جان، آپ کیوں نیچے بیٹھی ہیں؟ پہلے ہی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے۔ وہ رونا بھول کر انہیں سہارا دیتی ہوئی اٹھانے لگی تھی۔ آج تو میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا ہے پری۔ صباحت سے تو میں کبھی خیر کی توقع ہی نہیں کرتی تھی، مگر معلوم نہ تھا میری بیٹیاں بھی اسی شر کا حصہ ہیں۔ نہ معلوم کیوں ان کا خون سفید ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سہارے سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آزردگی سے گویا ہوئی۔